आपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में बॉलीवुड का बहुत बड़ा सिंगर है जुबिन नौटियाल आपके साथ कोलैब करा है, टाई अप करा है आपके प्रोजेक्ट में। मेरे को बड़ी खुशी से और फख्र से बोल रहा हूँ कि जुबैन भाई भी इज़ द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, तो वो भी मतलब सभी लोगों के बीच में वहाँ आपको फ्यूचर में दिखेंगे। लोकेशन का नाम है टिहरी। बहुत सारे व्यूअर्स को इसके लोकेशन के बारे में नहीं पता होगा। देहरादून टू टिहरी जैसी टनल बना तो आपका 30 मिनट से देहरादून टू टिहरी का कनेक्टिविटी हो जाएगी। 2 घंटे 15 मिनट में आप टिहरी पहुँचते हैं। आपने सोचा कि इनिशिएटिव लेना चाहिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा है, वहीं से शुरुआत भी होती है। आपको लगता है वीकेंड स्पॉट बन सकता है? तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स है, आपका पैराग्लाइडिंग ऑलरेडी है, और उसके बाद अगर आपके मदर फादर, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उन्हें क्या चाहिए, आपका स्पिरिचुअल प्लेसेस चाहिए। तो वहाँ पे आपकी सारी आपके देवी देवता वहाँ पे आपका 60 से 80 फीट की हम शिव जी की मूर्ति बनाएंगे। हमारी लोकेशन में तो आपका पानी भी है, पहाड़ भी है, देवभूमि है, देव है, भगवान है, सबका वास है। इसको मिनी मालदीव्स क्यों बोला जाता है? अगर हम गूगल करते हैं मिनी मालदीव्स ऑफ इंडिया सो टिहरी आता है। टिहरी लेक में भी फ्लोटिंग कॉटेजेस बने हुए हैं, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना हुआ है, अब वहाँ पे क्रूज चालू हो चुके हैं। तो इस तरह का गवर्नमेंट का, मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है यहाँ पे टूरिज्म हब डेवलप करना है। जिन लोगों ने नैनीताल में 20 से 25 साल पहले अपॉर्चुनिटी लैंड में मिस करी है, वो लोग आज यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि नैनीताल जैसा आएगा। क्यों बोलते हैं ऐसा? नैनीताल में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आती है तो लोग इसीलिए 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के ट्रैफिक जैम्स में फंस जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसी को ध्यान में रख के जो पूरा डेवलपमेंट ही कर रही है तो फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से कर रही है। तो कितने साल लग जाएगा टिहरी को एक नैनीताल जैसी डेवलपमेंट, एक नैनीताल जैसा टूरिज्म स्पॉट बनने में? 3 से 4 साल में ये नैनीताल को बीट कर देगा। ताज ने ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन कर ली है। अच्छा। तो और भी बड़े ब्रांड्स। लेक व्यू प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं दूसरी नॉर्मल प्रॉपर्टी से बात। वी प्रोवाइड यू सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसके बाद ऑल एमिनिटीज। व्हाट इज ए कंस्ट्रक्शन एफएआर? तो हमने भी प्रोजेक्ट प्लान करा है कि हर एक आदमी को व्यू आए। अपने इन्वेस्टर्स जो हैं वो 5 साल डाउन द लाइन क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? का 60-20-20 हो या 50-50 हो तो लोगों का पेमेंट इजीली जाए, उन्हें पेन ना हो कुछ। यस, हमने फर्स्ट ट्रांसफर सबके लिए फ्री रखा है। पेमेंट प्लान बहुत लुक्रेटिव है आपका। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी बाय कर रहा है वो फर्स्ट डे से ही पैसा एप्रिसिएशन है उसका। जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो ये सुनना जरूर चाहता है जी कि अगर ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है तो मैं चाहता हूँ वो इन्वेस्टर के लिए भी एक ड्रीम होम हो। So hi guys, welcome back to your own YouTube channel State India Podcast. So आज हमारे साथ एक ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने एक ऐसी लोकेशन पे प्रोजेक्ट लेके आए हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो वीडियोस आज देखेंगे इस पॉडकास्ट को, आप इस एरिया के बारे में जानते ही नहीं होंगे और आप ताजुब हो जाएंगे कि इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल व्यू इस लोकेशन का मिलता है। एंड ही हैज़ टेकन द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो ये लेके आए हैं विद द विलास एंड द प्लॉट्स, जो प्रीमियम सेगमेंट पे आपको मिलेगा। आपको एक बात बताऊं, नैनीताल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 20 साल 25 साल पहले अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले प्लॉट्स खरीदने की तो आप 2 बार भी नहीं सोचोगे। वही रेप्लिका, वही प्लानिंग, गवर्नमेंट की सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेगी। और आज क्या प्राइस लेके आए हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आपका प्लॉट, उसके साथ में आपको लेक का व्यू, साथ में एक बड़ा पहाड़, माउंटेन का भी व्यू आपको देखने को मिलता है। एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज भी आपको देखने को मिलता है राइट नेक्स्ट टू योर प्लॉट। उत्तराखंड की एक खूबसूरत लोकेशन के साथ आपको एक टूर कराएंगे और बताएंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है, प्रिंसिपल एप्रिसिएशन, आरओआई, और सबसे इंपॉर्टेंट रेंटल इनकम कितनी अच्छी जनरेट हो सकती है। अगर सेकंड होम भी चाहते हैं वो भी चीज़ें आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं। सो आज पूरा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, आज पूरी लोकेशन के बारे में जानेंगे, और ये स्पेसिफिकली एरिया ही क्यों सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होगा, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्लानिंग। और अगर हम नैनीताल से कंपेयर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। सो नॉट टेकिंग मच टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर प्रकाश रावत। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू अंकित जी एंड स्टेट इंडिया फॉर द इनवाइट मी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ कि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो इन्वेस्टर है, एंड यूज़र है, सो आपकी कैसे जर्नी रही है, कैसे शुरुआत करी आपने? मैंने अंकित जी रियल एस्टेट में शुरुआत करी थी आज से 15 साल, तकरीबन 15 साल पहले। तो 15 साल पहले एज अ फ्रंटियर सेल्समैन मैंने शुरुआत करी थी। अच्छा। तो सेल्समैन से स्टार्ट जर्नी बढ़ते बढ़ते, तो उसके बाद फिर आपका एसोसिएट डायरेक्टर, देन डायरेक्टर इन सेल्स,
फिर उसके बाद यार प्लान करा कि कुछ मतलब जितने भी हमने आज तक लोगों के पेन्स देखे थे और लोग सफ़र कर रहे थे, तो हमने कहा कि यार कुछ यूनिक चीज़ प्लान करते हैं। तो यूनिक चीज़ में प्लान आया कि यार प्लॉटेड डेवलपमेंट करी जाए जिसमें लोगों को अप्रिसिएशन मिले, हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन हो, चाहे आपका क्लाइंट्स हो, चाहे आपका नॉर्मल बेचने वाला चैनल पार्टनर हो, चाहे डेवलपर हो। बिल्कुल। तो फिर हमने सोचा कि यार चलो कुछ करके ना प्लॉटेड डेवलपमेंट करते हैं और डिफरेंट सिटीज़ में कुछ यूनिक लाते हैं, कंसेप्ट लाते हैं। तो ऐसे इस तरीके से जर्नी स्टार्ट करी और आज यहाँ तक पहुँचे। बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्या आपको लगे चैलेंजेस थे बीइंग अ सेल्समैन पहले, जो ऐसा डेवलपर आपने उस चीज़ को कोशिश करी कि यार मुझे सुधार करना चाहिए? तो क्योंकि एक सेल्समैन से एक डेवलपर की जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है हम लोगों को, और मैंने आपको काफ़ी साल हो गए हैं देखते हुए, 10 साल तो मुझे हो गए आपकी जर्नी देखते हुए। सो क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। अब हमेशा से मैंने काफ़ी सिटीज़ में काम करा, चाहे आपका पुणे हो, मुंबई हो, अदर कंट्रीज़ भी, दुबई हो, आपका नोएडा हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, गुड़गांव हो, काफ़ी सिटीज़ में काम करा। तो जो हमेशा बायर्स का एक पेन पॉइंट रहता था ना, टाइमली डिलीवरी का रहता था कि टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल पाती थी, और डिलीवरी के बाद ना उन्हें प्लॉटेड डेवलपमेंट बहुत कम, आप देखो अगर पूरा दिल्ली एनसीआर या आप किसी भी अदर लोकेशन पे देखोगे, प्लॉटेड डेवलपमेंट के आपको गिने चुने ऑप्शंस मिलते हैं। तो मैक्सिमम आपको हाई राइज मिलेगा या फिर कमर्शियल्स मिलेगा। तो बट कुछ हमारे इस तरह के भी जो बायर्स होते हैं जिन्हें आपका प्लॉटेड डेवलपमेंट चाहिए, चाहता तो हर कोई प्लॉट्स है, बिल्कुल, पर मिल नहीं पाता है क्योंकि आप देख रहे हो डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमारा लैंड एरिया तो उतना ही है, तो हर क्या सब हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमने इसी वजह से प्लॉटेड डेवलपमेंट में कि यार हर किसी को ना अपने सपनों का घर और ज़मीन मिले, तो हमेशा ज़मीन को ही प्रेफरेंस दी है, तो इसी वजह से प्लॉटेड डेवलपमेंट में आए हैं। तो वीडियो में मैंने जैसे काफ़ी पॉडकास्ट करे हैं, मैंने सुमित जी के साथ भी करा था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात एक बोली थी कि आउटस्कर्ट में ना ज़्यादातर लोग आउट स्टेशन में प्लॉट्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं रादर देन फ्लोर्स या हाई राइज में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक टाइम के बाद डिप्रिशिएट करना शुरू हो जाता है, उसमें खर्चे और इसमें मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ों पे लगाना पड़ता है। सो कितना एग्री करते हो आप इस चीज़ से? मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। मैंने अपनी जर्नी में भी जो देखा है, प्लॉटेड डेवलपमेंट में क्या होता है, आपकी ज़मीन, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि दादा ले पोता बढ़ते, तो जो हमारे फादर ने लैंड ली है, आज वो अगर हमारे पास लैंड है तो वो कई गुना आपकी अप्रिशिएट हुई है। बट क्या है, आप डिफरेंट अदर अपार्टमेंट्स और आप विलाज या फ्लोर्स अगर आप देखते हैं, तो फ्लोर्स में क्या होता है आपका कि डे बाय डे चीज़ें पुरानी होती हैं, डेप्रिशिएट होती हैं। क्यों डेप्रिशिएट होती है? क्योंकि आपका बाहर इंटरनल का भी प्लास्टर गिर रहा है, तो जो हमारे उसमें मटेरियल लगे हैं उनकी भी एक लिमिटेड एज होती है, तो उस एज के बाद वो इतना बर्डन और वो बोझ नहीं ले पाते, तो जिस वजह से चीज़ें पुरानी होती है। एक दो मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। आपने मुंबई में देखा होगा, एक बिल्डिंग की लाइफ वहाँ पे 50 साल है। वहाँ पे 50 साल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है, राइट। तो वहाँ पे माड़ा है रीडेवलपमेंट वाला, तो 50 साल बाद रीडेवलपमेंट होती है, क्योंकि जितनी बारिश होती है वहाँ पे खारा पानी होता है बारिश में, तो बारिश की वजह से जो आपका जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल और ये सब होता है तो इतना नहीं झेल पाता है, तो वो वापस रीडेवलपमेंट में चली जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे 50 की जगह 70 साल एज हो सकती है। तो यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, तो अब जल्दी से शुरुआत करते हैं इस प्लॉट की, क्योंकि आप एक ऐसी लोकेशन पे लेके आए हो, बहुत सारे व्यूअर्स को इसके लोकेशन के बारे में नहीं पता होगा। सो लोकेशन का नाम है टिहरी, राइट? तो टिहरी इज इन उत्तराखंड। यस। सो अगर, क्योंकि मैक्सिमम व्यूज़ जो हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो हैं दिल्ली एनसीआर से, राइट। तो थोड़ा सा आप मैपिंग के थ्रू एक हेलीकॉप्टर व्यू दो कि दिल्ली से कैसे अगर उसको टिहरी जाना हो तो कौन कौन से शहर आते हैं जिसको गुजरते हुए जाना पड़ता है, और उसके आसपास और क्या लोकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट ऋषिकेश, अभी जो हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, या हरिद्वार की बात कर रहे थे, उससे कितना डिस्टेंस आता है? मैं आपको देखो कनेक्टिविटी की बात करूँ तो मैं आपको टिहरी की कनेक्टिविटी, मल्टीपल कनेक्टिविटीज़ है, तो मैं आपको बाय रोड भी बताता हूँ, बाय ट्रेन भी बताता हूँ, बाय फ्लाइट भी बताता हूँ। पहले हम आते हैं बाय रोड में आते हैं। बाय रोड में मैं एग्जांपल देता हूँ, अक्षरधाम, सबको पता ही है अक्षरधाम दिल्ली में। तो अक्षरधाम से आप अगर जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप NH24 पे चलते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आपका मेरठ हाईवे आता है। मेरठ हाईवे के जाने के बाद आपका मुजफ्फरनगर आता है। मुजफ्फरनगर के बाद आप रुड़की पे आते हैं। रुड़की से जाने के बाद आप हरिद्वार एंटर करते हैं। हरिद्वार के बाद देन ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद जब आप हिल्स आप ट्रैवल करते हैं, चढ़ना स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पे आता है आपका हिल्स में चढ़ते हैं नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में भी काफ़ी मतलब फेमस चीज़ें, जो राजा का ओल्ड महल था जो अब आनंदा होटल में कन्वर्ट हो चुका है। उसके आगे आप निकलेंगे तो फिर आप जाके पहुँचते हैं चंबा।
तो चंबा से फिर आप टूवर्ड्स आपका 8 किलोमीटर बाद टिहरी आता है। तो टिहरी मतलब एक डिस्ट्रिक्ट, एक ज़िला, एक कस्बा था। तो जो पूरा डैम बनने के बराबर में, तो वहाँ पे डैम बना। आते हैं टिहरी पे भी आते हैं। तो आप कह रहे हो दिल्ली से अक्षरधाम पहुंच गया जी। NH24 से मेरठ, यस। मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से फिर आगे रुड़की से हरिद्वार क्रॉस करते ही ऋषिकेश के बाद आपका चंबा नरेंद्र नगर, देन चंबा आ गया जी। अभी जो हाईवे आया है जो 2.5 घंटे में कह रहे हैं आप देहरादून पहुंच सकते हैं, तो उस एक्सप्रेसवे से अगर उसको आना हो तो क्या कनेक्टिविटी है? दूसरी कनेक्टिविटी मैं बताता हूँ आपको। अक्षरधाम से आप दिल्ली देहरादून हाईवे बना, आप उस पर चढ़े, 2 घंटे 15 मिनट और मैक्सिमम 2 घंटे 30 मिनट में आप देहरादून कनेक्ट हो जाते हैं। देहरादून कनेक्ट होने के बाद आपका रिस्पना पुल आता है, वहाँ से आप राइट लेते हैं। तो राइट लेके टूवर्ड्स जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से एक रास्ता बिल्कुल निकला हुआ है जो आप डायरेक्ट नरेंद्र नगर पहुंचते हैं। ठीक है। तो नरेंद्र नगर के बाद सेम कनेक्टिविटी आपका वही चंबा के बाद आपका टिहरी। सो फ्यूचर की जो कनेक्टिविटी है एक्सटेंड करता है फ्रॉम दी देहरादून एक्सप्रेसवे, तो कितने टाइम में टिहरी पहुंच जाएगा वो? फ्यूचर की जो कनेक्टिविटी है जिस पे गवर्नमेंट काम भी कर रही है, आपका दिल्ली टू देहरादून ऑलरेडी 2.5 घंटे का आपका सफ़र हो चुका है। ठीक है। उसके बाद देहरादून टू टिहरी एक टनल बनना है। तो देहरादून टू टिहरी जैसी टनल बना तो आपका 30 मिनट से देहरादून टू टिहरी का कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है। तो आपका मैक्सिमम आप 3 घंटे में आप टिहरी पहुंच जाते हैं। तो ये तो आपकी हो गई रोड कनेक्टिविटी। उसके बाद हम आपकी ट्रेन कनेक्टिविटी बताते हैं। आपने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, आप डायरेक्ट ऋषिकेश में योग नगरी स्टेशन है, तो योग नगरी स्टेशन में आप उतरते हैं, तो वहाँ से आपका 2.5 घंटे में आप फिर टिहरी पहुँच जाते हैं। उसके बाद फ्लाइट कनेक्टिविटी की बात करते हैं हम। दिल्ली से आपकी फ़्लाइट है, दिल्ली से आप फ्लाइट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो एयरपोर्ट पर उतरते ही 2 घंटे 15 मिनट में आप टिहरी पहुँचते हैं। ठीक है। तो टिहरी में हमारे सामने हेलीपैड भी है। ठीक है। तो फ्यूचर में जो आपका जॉली ग्रांट टू हेलीपैड कनेक्टिविटी वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी बीच में गवर्नमेंट ने ट्रायल भी करे थे, तो वो चीज़ें भी चल रही हैं। और अगर इसके थ्रू बात करें जो एयर की जो आप बता रहे हैं, तो हम देहरादून से भी आगे भी आपकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगे। सो कितना टाइम लगेगा रफली अगर बाय एयर जाना हो तो? आपका 15 से 20 मिनट मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में टिहरी पहुंच सकते हैं। राइट। तो कनेक्टिविटी तो कंपैरेटिवली बहुत स्मूथ होने वाली है। और बाकी आपका गवर्नमेंट भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है वहाँ पे। हाईवेज पूरा आपका जो रिंग रोड आपको बताइए, रिंग रोड पे काफ़ी काम चल रहा है। जो 24 मीटर 22 मीटर रोड रिंग रोड पे काम ऑलरेडी स्टार्ट है। तो बहुत ही फास्ट कंस्ट्रक्शन कर रही है गवर्नमेंट का, पूरा फोकस है उसे डेवलप करने में। चलो हम अपने व्यूअर्स को दिल्ली से ले जा चुके हैं अब टिहरी तक। अब थोड़ा उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड में एग्जैक्टली कहाँ टिहरी पड़ता है और क्यों आपने सोचा कि इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यार टिहरी के अंदर ही स्टार्ट करते हैं? सो नोइंग द फैक्ट आई थिंक आप वहीं से हैं जी, उसी मिट्टी से हैं आप, वहीं से आपका बेस है। सो कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि आपने स्टार्ट करा, या आपको और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखी हैं इसके अंदर कि यार टिहरी में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इसमें अंकित जी देखो, दोनों ही रीज़न थे। अपॉर्चुनिटी भी थी और वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना भी था। आपने बोला जैसे कि मैं वहीं से हूँ, तो मेरे फादर भी वहीं से थे। तो हर किसी का सपना होता है कि अपने क्षेत्र में कुछ करे जिससे अच्छा नाम बने। तो मैंने भी सोचा, हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट डिफरेंट आपके स्टेट्स में चल रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि टिहरी में जाके कुछ डेवलपमेंट किया जाए, डेवलपमेंट करके कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करी जाए। तो यही एक कंसेप्ट था वहाँ पे। और बाकी आपने जो कहा टिहरी आपका क्या है, अगर गढ़वाल के आप देखोगे, गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें से टिहरी वन ऑफ देम। जैसे आपका पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है, कुमाऊं गढ़वाल है, और आपका अलग और भी जो है, तो उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट टिहरी है, वन ऑफ द फेमस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आपने अगर सुना ही होगा, अगर आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम की जो यात्रा है वहीं से शुरुआत भी होती है। तो आपकी वो कनेक्टिविटी भी स्मूथ है। आजकल तो यात्राएँ चालू हैं, काफ़ी हमारे यात्री आप गण जा भी रहे हैं वहाँ पे। सो दिल्ली NCR वाले लोगों के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस उन्हीं लोगों के लिए करूँगा, आपको लगता है वीकेंड स्पॉट बन सकता है अगर इतना नज़दीक आप बता रहे हो, नोइंग द फैक्ट कि आज कुछ घंटों में पहुँच जाते हैं, आगे भी कुछ जो कनेक्टिंग रोड्स हैं जो बन जाएंगी थैंक्स टू गडकरी जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो वीकेंड स्पॉट बन सकता है। लोग सैटरडे संडे का टाइम आया तो फ्राइडे को निकल गए। अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ ही दिन पहले ऋषिकेश होके आया हूं, तो उसमें वीकेंड डजंट मैटर। आजकल समर वेकेशन स्टार्ट है, सभी बच्चों की छुट्टियां हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आपके लिए बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ चाहिए, तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स है, आपका पैराग्लाइडिंग ऑलरेडी है। अच्छा।
जी। और उसके बाद अगर आपके मदर फादर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उन्हें क्या चाहिए, आपका स्पिरिचुअल प्लेसेस चाहिए। तो वहाँ पे आपकी सारी आपके देवी देवता वहाँ पे हैं। आपको अगर जाना है, सुरकुंडा देवी आपका पड़ता है, रास्ते में जाते हुए कुंजा देवी पड़ता है, ऋषिकेश जाते हुए आपके राम झूला लक्ष्मण झूला पड़ता है, हरिद्वार एक का गंगा आरतीज वगैरह है, तो उसके बाद आपको गंगोत्री यमुनोत्री जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, तो सभी के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ है। सो ये अच्छी बात बोली आपने। जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं जो हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, तो अगर सेकंड होम लेना हो और उसी चीज़ों के आसपास रहना हो कि कुछ मिनट्स के अंदर हम लोग ऐसे धाम यात्रास में पहुंच सकते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच सकते हैं, तो ये अच्छी लोकेशन हो सकती है, राइट? हाँ बिल्कुल हो सकती है। मैं अंकित जी, आपने मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, राइट? आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, पैसा है, सब कुछ है। मुझे पता आप क्या पूछने तो वाले हो। आपके पास क्या नहीं है? मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास हवा पानी नहीं है। हवा पानी नहीं और सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। तो क्या है, हर आदमी हर व्यक्ति सुकून ढूंढ रहा है। तो जो सुकून है, किसी को पानी के पास जाके सुकून मिलता है, किसी को पहाड़ों में जाके सुकून मिलता है, तो सबको कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। और हमारी लोकेशन में तो आपका पानी भी है, पहाड़ भी है, देवभूमि है, देव है, भगवान है, सबका वास है। तो आपको सुकून उससे अच्छी जगह कुछ मिल ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने ये क्यों बोला आपको हवा पानी, क्योंकि एक मैं पॉडकास्ट करा मैंने, एक सज्जन है जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि नोएडा या गुड़गांव में चलो बात कर लेते हैं, आगे आने वाले डाउन द लाइन 15 साल 10 साल के अंदर सबसे ज़्यादा रईस अमीर क्लाइंट पता कौन होगा, कस्टमर कौन होगा? जो ग्रीन एरिया के पास रह रहा होगा। आप जितने हाई राइजेस में देखते हैं जहाँ पे इतना पॉल्यूशन हो चुका है, सांस सही से ले नहीं पा रहा, तो इस पैसों को कोई फ़ायदा नहीं है। सो अल्टीमेटली वाई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि फ्यूचर में जो मुझे लगता है टीरी हो या किसी भी लोकेशन पे हो जहाँ पे AQI लेवल, अभी उस पर बात करेंगे, तो उसी से ही आगे उम्र आपकी बढ़ने और अच्छे आपकी जो बुढ़ापा है वो अच्छे तरीके से निकल पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो पता है क्या, आफ्टर कोविड सब लोगों को रियलाइज़ है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति हर आदमी अपनी सेहत पे ख्याल रख रहा है। तो अच्छी सेहत के लिए आपको अच्छी लोकेशन भी चाहिए, अच्छी एनवायरनमेंट भी चाहिए, अच्छा फूड भी चाहिए। तो ये सब अपना दिल्ली एनसीआर में रहते रहते चीज़ें काफ़ी टफ हो चुकी है, क्योंकि पॉपुलेशन, पोल्यूशंस, आपका AQI लेवल की जैसे भी आप बात भी कर रहे हैं। अब हमें याद नहीं है जब से हम बड़े हुए हैं, पहले बच्चे थे तब तो कुछ होता नहीं था, बट अब क्या है, साल में 2 महीने NGT और ये सारा प्रॉब्लम तो रहता ही है, पोल्यूशन वगैरह, तो ये रेगुलर हो गया है। और उसके बाद क्या है, मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो वहाँ पे सोसाइटी का मैंने वाटर मीटर चेक करा, तो आजकल आपको पता है शुद्ध पानी के लिए लोग बिस्लरी या फिर कैंगेन वाटर वगैरह सब चल रहा है, तो मैंने भी वो लगाया, पर उसमें भी वो वाटर हमारा जो है वो मीटर क्रॉस कर गया। तो मतलब शुद्ध पानी ही नहीं मिल पा रहा। और आपके लिए कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो अच्छा शुद्ध पानी ही नहीं मिल रहा, तो आपकी बॉडी तो आपकी डिटॉक्स ही नहीं हो रही है। आप देखो ना, एक शहर की एक कैपेसिटी होती है, मान लो X नंबर ऑफ लोग वहाँ पे रह सकते हैं, और इससे अगर 5x 10x लोग रह रहे होंगे, तो वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो पा रही है, तो उसको फुलफ़िल कैसे कर पाएगी सरकार, भी कैसे कर पाएगी? आज मैं NCR की बात कर लेता हूँ, तो लोग इतनी दुनिया यहाँ पे छोटे छोटे शहरों से पढ़े लिख के यहाँ पे नौकरी के लिए आ रही है। तो आप सोचो जितने लोग आएंगे उतने ज़्यादा व्हीकल्स भी होंगे, उतने ज़्यादा लोग भी होंगे, उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन भी आएगा, क्योंकि लिमिटेड नहीं होंगी चीज़ें तो होगा ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं पर्सनली अगर अपने लिए सोचूं, अभी मैंने इन्वेस्टमेंट तो नहीं करी है, बट अगर मैं हिल्स की बात करूं तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। आज रियलाइज़ नहीं होता, बट लेटर ऑन आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो सकती है, राइट? बिल्कुल हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट ज़रूर करना चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग एक अच्छे सेकेंड होम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। बिल्कुल। प्लस इसमें रेंटल और ROI और इसमें बात करेंगे आगे। जी। मेरा एक सवाल है आपसे जी कि अगर मैं चारधाम यात्रा या देवभूमि की बात करूं, तो कौन कौन सी चारधाम यात्रा या देवभूमि है? एक बार दोबारा से बताइए, मैं वहाँ से निकलती है। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। अगर आप जर्नी स्टार्ट करते हैं दिल्ली से, तो सबसे पहले आपका आएगा हरिद्वार। तो हरिद्वार में गंगा आरतीज वगैरह, और मतलब गंगा जी जहाँ पे मिलती है, तो हरिद्वार में ही आपके सबसे पावन दर्शन होते हैं। उसके बाद आप अगर जाएं ऋषिकेश में जाएं, तो आपका ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट हो गया। उसके बाद फिर आपका राम झूला लक्ष्मण झूला हो गया। फिर आगे आप जाएंगे टूवर्ड्स हिल्स पे, जैसे आप एंटर करते हैं आपका कुंजा देवी आ गया। कुंजा देवी के बाद आप जैसे ही आगे जाते हैं तो सुरकुंडा देवी आपका मिलता है। सुरकुंडा देवी से आगे जाने के बाद फिर आपका गंगोत्री धाम और आपका यमुनोत्री धाम, फिर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, फिर वहाँ पे सेम मुखेम हो गया। सेम मुखेम के बाद खैट पर्वत हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे वहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं जो हर किसी को विजिट करने चाहिए। प्रकाश भाई, ये तो हो गई देवभूमि की बातें जो आपने करी। इसको मिनी मालदीव्स क्यों बोला जाता है? अगर हम गूगल करते हैं मिनी मालदीव्स ऑफ इंडिया, सो टीरी आता है जी। तो इतना बड़ा नाम टैग लगा कैसे?
इसमें आपने देखा होगा मालदीव्स में भी क्या है, फ्लोटिंग कॉटेजेस है, फ्लोटिंग हट्स है। तो ऐसे ही हमारा जो टिहरी लेक है, टिहरी लेक में भी फ्लोटिंग कॉटेजेस बने हुए हैं, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना हुआ है, अब वहाँ पे क्रूज चालू हो चुके हैं। अच्छा। तो इस तरह का गवर्नमेंट का, मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है यहाँ पे टूरिज्म हब डेवलप करना है। आप कह रहे हो फ्लोटिंग कॉटेजेस हैं जो फ्लोट कर रहे हैं लेक के ऊपर? यस, लेक के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ऑलरेडी वो ऑपरेशनल है, चालू है, लोग जाते हैं अपने क्या vacation रेंटल के। होगा वहाँ उसमें आपका 20 to 25,000 रुपीज़ पर नाइट मिलता है। 25,000 रुपये? जी। और उसके बाद क्रूज भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है वहाँ पे आपको मतलब वहाँ के कल्चरल फूड मिलता है आपको उसके अंदर, इफ़ यू वांट तो कल्चरल फूड भी मिलता है। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है पूरी तरह से। तो यहाँ पे वेडिंग शूट्स वगैरह क्यों सेलेक्ट करा गया कि यहीं पे वेडिंग शूट्स होने चाहिए? लोगों को क्या है, अब कुछ लोगों के पास समय की भी कमी है और कुछ लोग आप नहीं जा सकते मालदीव भी, तो वो लोग यहीं पे अपना फ़ोटोशूट कर देते हैं। तो इट्स सेम लाइक अ मिनी मालदीव, इसलिए उसका नाम रखा सेम लाइक अ मालदीव। सो वाटर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है इतनी हो रही है, सो आपको लगता है टूरिज्म अट्रैक्ट करेगा इस चीज़ को? टूरिज़्म, अंकित जी, मैं आपको कहता हूँ, आपको एक सजेशन भी दूंगा, जब भी आपको 2 दिन का समय मिले, आप पहले तो गए थे तो आप अब जाइएगा समय निकाल के। पहले तो आप जब वहाँ पहुँचोगे तो आपका मतलब वहाँ पे इतना आपका यात्रीगण आ रखे हैं, तो सभी जो यात्रा करने जा रहे हैं, तो यात्रा करने के बाद आके वो वाटर स्पोर्ट्स के भी पूरा आनंद ले रहे हैं वहाँ पे। तो वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग्स कर रहे हैं, क्रूज़ का आनंद ले रहे हैं, फ्लोटिंग कॉटेजेस का ऑलरेडी एडवांस बुकिंग्स हैं, फ्लोटिंग कॉटेजेस अवेलेबल नहीं है। अच्छा। आप अभी गूगल करके देखेंगे तो आपको स्टे आप कल चाहोगे नहीं मिलेगा, एडवांस बुकिंग्स हैं सारी। सो मिनी मालदीव्स के साथ साथ इसको नैनीताल से भी कंपेयर करा जा रहा है कि नैनीताल 2.0 बोलते हैं आगे आने वाले समय में। और जैसे मैं स्टार्टिंग में यही चीज़ कह रहा था कि जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस करी है, आप भी ये चीज़ बोलते हो कि जिन लोगों ने नैनीताल में 20 से 25 साल पहले अपॉर्चुनिटी लैंड में मिस करी है और आज में नथिंग लेस देन 2.25 लाख रुपए गज होगा। जी बिल्कुल होगा, इसके आसपास होगा। सो वो लोग आज यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि नैनीताल जैसा आएगा। क्यों बोलते हैं ऐसा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, पुरानी ही है। नैनीताल में क्या है, नैनीताल डेवलप हुआ था पहले के हिसाब से, तो वहाँ पे रोड इतनी वाइड नहीं है क्योंकि पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी, तो उस हिसाब से प्लान था। तो वहाँ पे भी जिन लोगों ने उस टाइम पे ज़मीन ली, आज वो मल्टीपल कई गुना हो चुकी है। तो अब आदमी चाह के भी, क्योंकि आप देखो जिन आप कभी पहले गए थे तो आपने वहाँ लैंड आपको सजेस्ट हुआ था एक एक्स अमाउंट, और आज आप 10 साल 15 साल 20 साल बाद वहाँ लेने जा रहे हो तो आपके सामने वो मल्टीपल कई गुना बढ़ चुकी हैं, तो आप चाह के भी नहीं ले पाओगे। इट्स अ ह्यूमन नेचर। बिल्कुल। आप बोलोगे यार मुझे तो ये रेट मिल रहा था। और भेड़ चाल है, मुझे लगता है इंडिया में 2 3 4 सेलेक्टिव चीज़ें हैं, वहीं लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अनएक्सप्लोर्ड जो जगह है, क्योंकि मैं इसको टिहरी को अंडररेटेड लोकेशन बोलता हूँ कि आज जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो नहीं है। और इसका कारण भी है क्योंकि सरकार आज क्यों 2100 करोड़, अभी उस पर भी आएंगे, 2100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसका वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि इतनी खूबसूरत ज़मीन, इतनी खूबसूरत व्यू अगर यहाँ पे मिल रहा है, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि एक दूध देने वाली गाय है, अगर 2100 करोड़ रुपए हम एक बार में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमें थ्रू आउट सालों बार हमें वहाँ से रेवेन्यू आता रहेगा। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, जब विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली होटल्स बनेंगे, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनेंगे, बिल्कुल, हर तरीके की टूरिज्म अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं आपको वही बताऊँ, अभी क्या है, ऑलरेडी वहाँ पे लैंड ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा। जो आप सोच रहे हो कि वहाँ ज़मीन है, ज़मीन मिलेगी, वहाँ पे ऑलरेडी जितने डेवलपर्स हैं, जितने आपके इन्वेस्टर्स हैं, तो ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन कर चुके हैं। ओके। तो वहाँ आप लैंड ही नहीं है। मैं भी काफ़ी टाइम से और लैंड देख रहा हूँ कि अभी कभी फ्यूचर्स में और कुछ भी लाएं, तो वहाँ बिल्कुल लैंड ही अवेलेबल नहीं है। जितना मैं चाहता हूँ मेरे को लैंड ही नहीं मिल पा रही है वहाँ, और जो व्यू मैं चाहता हूँ वो ही अवेलेबल नहीं है। तो हमारी क्या है, जो भेड़ चाल नहीं है, हमारे लोग स्मार्ट्स हैं। ऑलरेडी जो डेवलपर्स वगैरह हैं सब ने ऑक्यूपाई कर चुके हैं, सब ने खरीद ली हैं चीज़ें, तो अब तो क्या है, वहाँ प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, जैसे बोलते हैं कि हिल स्टेशन में बात करें सीजनल रहता है ना, जैसे गोवा एक टाइम पे सीजनल था, आज 12 महीने गोवा चलता है, तो आपको लगता है यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हो सकता है? क्योंकि रेंटल की जब हम बात कर रहे हैं कि यार पर डे के हिसाब से हमें ये रेंट आ सकता है, जब हम अभी डिस्कस करेंगे, तो 4 महीने 5 महीने डाउन द लाइन वेदर बहुत अच्छा है तो हो रहा है, बट गर्मी के टाइम पे लोग ना आए, उसके बारे में बताओ। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये वाली जो लोकेशन है आपकी 12 के 12 महीने चलने वाली लोकेशन है। अब आपको ये अप्रैल से यात्रा शुरू होती है, तो यात्रा जब तक नवंबर दिसंबर तक कपाट बंद होते तब तक चलती है, तो ये 8 महीने ये हो गए।
फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो वन ऑफ द बेस्ट वेदर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आप कहीं भी चले जाओ तो ये वेदर में किसी को स्नो चाहिए तो यहीं यहीं आएगा, देखने जाएगा यहीं से स्नो। और आपका जो क्या है अभी तो समर वेकेशंस भी हैं। आप कह रहे हो ना गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा ये जगह चलती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर ही तापमान 45-48 डिग्री पहुंच जाता है। तो लोगों को जो आपको चाहिए हिल स्टेशन ही चाहिए, तो ये ईजी टू रीच है। सबसे नियर हिल स्टेशन आप मुझे बता दो, आप तो इतने हिल्स वाली जगह गए होंगे, तो आप और लोकेशन से भी कंपेयर करके सबसे नियर लोकेशन है ये। अगर आपको कोई अच्छा वेदर चाहिए, आपको स्नो वगैरह चाहिए, आपका अभी आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमारे न्यू टिहरी में काफ़ी स्नो पड़ा था। हाँ। हमारे प्रताप नगर टिहरी में काफ़ी स्नो पड़ा था, तो वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। तो अगर किसी को स्नो देखना है तो अपना उत्तरकाशी जाए, अपना प्रताप नगर जाए, अपना न्यू टिहरी जाए, तो काफ़ी स्नोफॉल होता है वहाँ पे। नैनीताल और ऐसी जगहों में ना अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं या सर्दियां जो पीक पे होती हैं, विंटर्स, उस टाइम पे इतनी ही भीड़ हो जाती है वहाँ पे, तो वो जो लोग एक्चुअल में एंजॉय करने जाते हैं व्यू का, वो चीज़ें नहीं मिल पाती। जब आप भीड़ होती है ना तो वहाँ पे एक तरीके से लोगों को वही सिटी वाली ही फील आनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ आपको टिहरी में दिखेगी जब डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट क्या है, मैंने आपको बताया ना कि नैनीताल हमारा ओल्ड डेवलपमेंट था, ओल्ड पुरानी सोच थी, पुराने तरीके से डेवलप किया गया था। टिहरी को डिफरेंट व्यू से आज के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। गवर्नमेंट पहले ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, इसीलिए वो पूरा इसके आसपास 2224 मीटर का रिंग रोड बना रही है। तो जितने चौड़े वाइड रोड्स होंगे उतनी आपका ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्या है, नैनीताल में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आती है, तो लोग इसीलिए 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के ट्रैफिक जैम्स में फंस जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसी को ध्यान में रख के जो पूरा डेवलपमेंट ही कर रही है, तो फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से कर रही है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अगर जब इतने चौड़े रिंग रोड्स वगैरह, वाइड रोड्स वगैरह है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आनी चाहिए। इसी से रिलेटेड एक बात पूछता हूँ आपसे, टूरिज्म बढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि कल्चर पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, कल्चर पे तो इम्पैक्ट मुझे लगता है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ जा रहा है वो वहाँ के कल्चर ही देखने जा रहा है। तो वहाँ का फूड हो गया, वहाँ के ड्रेसेस हो गई, वहाँ के पुरानी लोगों की अपनी परंपराएं हो गई। तो आज भी देखोगे अगर वहाँ का जो वेडिंग का कल्चर है, कितना भी समय चेंज होता जाए, पर गांव में आपका वही पुराना जो शादी का कल्चर है पूरा वही चलता है चीज़ें। तो लोग वहाँ जाके कल्चर एक्सेप्ट ही कर रहे हैं। आप देखोगे हमारी पहाड़ी टोपी काफ़ी फेमस है। माननीय प्रधानमंत्री जी कभी जब उत्तराखंड जाते हैं तो वो टोपी वेयर करते हैं, पहनते हैं। तो कल्चर तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। आप जाओगे, टूरिस्ट जितना भी जाएगा उनको वो टोपी यूनिक लगती है, तो सब टोपी खरीदते हैं। वहाँ का जो हमारा बैंड है, ढोल जिसे बोलते हैं, तो कल्चरल ये है, बड़ा फेमस है। आप कभी चलेंगे, लेके चलूँगा आपको, तो देखिएगा वो एकदम यूनिक। तो कल्चर, लोग वहाँ जाके कल्चर चेंज तो नहीं होने वाला, बल्कि क्या है, लोग वहाँ की कुछ जो हमारी धार्मिक प्रसिद्ध पुरानी चीज़ें हैं वो सीख के ही आएंगे। तो क्या फ्यूचर में लग्जरी ब्रांड्स या चेन्स आने की संभावना है? क्योंकि कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने ज़मीन ली है, आई डोंट नो आप शायद डिस्क्लोज करोगे इस वीडियो में, नहीं करोगे तो, बट कौन कौन से आपको लगता है कि बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आ सकते हैं? देखो, काफ़ी मैंने आपको कहा ना, ऑलरेडी सारे ब्रांड्स ने लैंड एक्विजिशन कर चुके हैं। तो कुछ तो जग जाहिर सबको ही पता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स, होटल ब्रांड्स ने ऑलरेडी। सो आर वी अलाउड टू टेक नेम्स? अभी ले सकते हैं या इट्स टू अर्ली? मैं एक आधा आपको, ताज ने ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन कर ली है। अच्छा। तो और भी बड़े ब्रांड्स सब ने लैंड एक्विजिशन कर ली है। कुछ फ्यूचर में जब आपका डेवलप्ड होता है तो बड़ी बड़ी फूड चेन्स आपकी वहाँ आती है, क्योंकि टूरिज़्म तो है, तो लोगों के लिए पास ऑप्शंस नहीं है। तो वो क्या है, जितने भी बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं सबको क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहाँ, तो इसीलिए लोगों ने लैंड एक्विजिशन करी है। तो क्योंकि आप बता रहे हो कि जैसे ये लेक के बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है जी, और लेक व्यू मिलता है जी बिल्कुल। सो लेक व्यू प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं दूसरी नॉर्मल प्रॉपर्टी से बात करूं? ये तो देखो, आप मेरे को अपने क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे दोगे। आप मुझे बताओ, गोवा अगर आप जाते हो तो सी फेसिंग विला के रेट ज़्यादा होते हैं या नॉर्मल जो लोकेशन पे विला उसके रेट ज़्यादा होते सी फेसिंग ज़्यादा होते हैं। facing लग्जरी ज़्यादा। रूम्स वगैरह जो डीलक्स होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, जो लग्जरी होते हैं वो आगे फ्रंट की तरफ। तो होते यहाँ हैं। पे भी हमारा सेम कंसेप्ट है। जो आपका लेक फेसिंग है उनमें तो एप्रिसिएशन आना ही आना है। आप देखो ना, अगर आप मॉर्निंग उठते ही आप अपनी बालकनी में जाते हो एंड यू सी कि आपके सामने पूरा लेक एंड हिल्स का कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द मॉर्निंग, अमेजिंग मॉर्निंग आपकी, आप जब उठ के देखेंगे तो। अच्छा, गवर्नमेंट का फोकस है यहाँ पे जी, कि जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है, ये आप बताओ, जो 2100-2200 करोड़ की जो हम लोग जो गूगल भी करते हैं जिसमें आता है कि 2200 करोड़ की जो सैंक्शन हो चुका है गेस फंड्स जो गवर्नमेंट लगा रही है, व्हाट आर दी फैक्टर्स? क्या क्या है? आपने लेक बोला जी, आपने बोला कि लेक के साथ पहाड़ मिलता है, जो नैनीताल वाला कॉन्सेप्ट है। वाटर स्पोर्ट्स वाला आपने अभी डिस्कस करा,
और क्या क्या चीज़ें आती हैं? चार धाम वाला आपने बोला कि चार धाम यात्रा जी। का भी, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जिसकी वजह से इसमें अट्रैक्ट करेगा टूरिज्म? आपने अभी देखा होगा लास्ट मंथ ही आपने गवर्नमेंट ने यहाँ पे सी प्लेन की लैंडिंग एंड वो पूरा ट्रायल चला, तो आपका सी प्लेन तक की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होनी है। ओके। यस, तो सी प्लेन 3 दिन तक वहाँ पे प्रॉपर लैंडिंग कैसे करना है, क्या करना है, गवर्नमेंट ने पूरा ट्रायल करा है। ठीक है। तो सी प्लेन चलना है, क्रूज़ ऑलरेडी चल रहा है, तो अभी मल्टीपल और भी बड़े क्रूज़ बन रहे हैं, वो भी क्रूज़ आने हैं। ठीक है, आपने यात्रा का हमने बोल दिया, चार धाम यात्रा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अभी इतने बड़े बड़े मैं आपको बताऊँ बिजनेसमैन ने लैंड एक्वायर करी है, यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होनी है। अच्छा। अभी आप मुझे बताइए रामनगर में क्या होता है, मैक्सिमम डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए फेमस है। राइट। तो यहाँ पे क्या है, अभी ऑप्शन बने नहीं है, जब यहाँ पे ऑप्शन बन जाएंगे तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स है, यहाँ पे बड़े बड़े वेलनेस आने हैं। तो मेरे पे अभी 2-3 मैं आपको नाम आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, मेरे पास लोग मेरे से कह रहे हैं कि हमें कुछ लैंड करवाइए, हमें यहाँ पे वेलनेस खोलना है। एक यूके ब्रांड है, एक हमारे बेंगलोर के बहुत बड़े फेमस वेलनेस ब्रांड है। अच्छा। तो यहाँ पे अच्छे बड़े वेलनेस भी आने हैं। तो कितने साल लग जाएगा टिहरी को एक नैनीताल जैसी डेवलपमेंट, एक नैनीताल जैसा टूरिज्म स्पॉट बनने में? देखो मैं बताऊँ, गवर्नमेंट जो रिंग रोड बना रही है उन्होंने 18 मंथ्स का टाइम लिया है। 18 मंथ्स में वो पूरा रिंग रोड डिलीवर एक्सप्लेन करो ये रिंग रोड के बारे में। रिंग रोड का क्या है, जैसे ही आपका पूरे लेक के 65 किलोमीटर के रेडियस में आपका रिंग रोड बन रहा है जो 22 से 24 मीटर है। जैसे नैनीताल के पूरे राउंड अबाउट में आपका रोड है ना, तो ऐसे ही रिंग रोड बन रहा है। कितने किलोमीटर का है? ये 65 किलोमीटर का है, 65 किलोमीटर का, और 22 से 24 मीटर की इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है जो बन रही है। तो ये पूरा 18 महीने का गवर्नमेंट का टेंडर है कि जो गवर्नमेंट 18 महीने में बना के इसे पूरा डिलीवर करेगा। फेज़ 1 पूरा फेसेस में है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ओके। 3 फेसेस में है, तो इसे बना के मेरे हिसाब से गवर्नमेंट 3 साल में इसे पूरा डिलीवर कर देगी। और उससे पहले वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मतलब एक आधा और 2-3 डेवलपर्स वहाँ आए हैं जो अपनी चीज़ें अब रिंग रोड के बाद चीज़ें बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या ये इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है? रिंग रोड एक प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में हेल्प कर सकता है? आप अगर देखोगे तो 5 ड्राइविंग फोर्स जो भी होते हैं उसमें से सबसे बढ़िया आपका क्या है, आपका कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको अभी मिल सकता है। राइट। जब कनेक्टिविटी ऑलरेडी होगी तो सेम प्राइस नहीं होगा, सेम कॉस्ट नहीं होगी। तो क्या है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टर्स। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो बोलते हैं ना, वो अभी है। तो जब रिंग रोड बन जाएगा तो प्राइस ऑलरेडी हाई हो जाएंगे, जब कुछ और चीज़ डिलीवर हो जाएगी तो ऑलरेडी हाई हो जाएंगे, तो और कुछ बनेगा तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अप्रिशिएट हो जाएंगी। तो चार धाम यात्रा आप बता रहे हो यहीं से इन रूट हो रही है? यस बिल्कुल। आपका क्या है, हमेशा ना चार धाम यात्रा को करने का तरीका है, तो बताते हैं पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, देन बद्रीनाथ, देन केदारनाथ। तो आपका एक जो हमारा एक रूट आपका ऋषिकेश आपका तपोवन होते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ भी जाता है, और एक हमारा यहाँ से उत्तरकाशी होते हुए पूरा आपका गंगोत्री यमुनोत्री जाता है। वहाँ पे आपने सुना होगा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलेज हर्षिल विलेज, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्यूटीफुल विलेज हर्षिल। तो लोग हर्षिल भी काफ़ी जाते हैं। तो हर्षिल भी आपका वहाँ पे स्टे वगैरह का बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए। तो क्या है, वी आर ऑन द सेंटर, तो हम सेंटर में यहाँ से आप हर जगह जा सकते हैं, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ जाना हो, धारी देवी जाना हो, आपको सुरकुंडा देवी जाना हो, आपको गंगोत्री यमुनोत्री जाना हो, आपको टिहरी लेक में वाटर स्पोर्ट्स करना हो, आपको पैराग्लाइडिंग करनी हो, तो वी आर ऑन द सेंटर। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे जी। उत्तराखंड के अंदर जो मैंने सुना है कि 300 गज से ज़्यादा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बायर या इन्वेस्टर की बात करें, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? जो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोग अपना कल्चर बचा के रखें। तो मतलब अगर सभी अपनी ज़मीन बेच के चले जाएंगे तो यहाँ तो कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा हमारा उत्तराखंड का। राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है, 300 स्क्वायर यार्ड ही जो रखा है, जो आउटसाइडर 300 स्क्वायर यार्ड ले सकता है, 300 गज से ज़्यादा ले ही नहीं सकते पर पर्सन, पर फैमिली, नॉट पर पर्सन। अब जैसे आपके प्रोजेक्ट में एग्जांपल ले लेते हैं, कोई जोड़ा लेना चाह रहा है जी, कोई 250 या 200 या 200 400 गज लेना चाह रहा है, तो उसका एक पर्पस सॉल्व हो गया कि उसने एक 200 गज ले लिया। अब साथ वाला है तो अपने पार्टनर का या अपने पेरेंट्स का या अपने बच्चों का पैन कार्ड या आधार कार्ड यूज़ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली में क्या काउंट होगा, एक हस्बैंड और वाइफ। अच्छा। अगर उनका बेटा या बेटी इफ़ दे आर मैरिड तो सेपरेट फैमिली हो गए, तो फिर वो अपने बेटे के और अपनी बहू के नाम पे ले सकते हैं। और अगर बेटा और बेटी अनमैरिड है तो वो सिर्फ 300 स्क्वायर यार्ड ही ले सकते हैं। आप कपल का बता रहे हो 300? यस,
तो अगर जैसे अगर हस्बैंड ने ले लिया तो वाइफ नहीं ले पाएगी? यस बिल्कुल, वो एक फैमिली काउंट हो गई। राइट, तो 150 हो गया। 150 300 गज ले सकते हैं एक फैमिली। अच्छा जी। सो हमने बात करी 161 स्क्वायर किलोमीटर में जो पूरा बन रहा है जी। राइट। वो रिंग रोड के बारे में आप थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आपने आई थिंक 65 किलोमीटर्स का बताया था जी। तो ये जो 3 फेसेस बता रहे हो, क्या इसी को 161 किलोमीटर कवर करता है? हाँ, इसी को पूरा 161 किलोमीटर पूरा कवर करता है, जो आपका बाग बाटा से, चंबा से जब नीचे जाते हैं, बाग बाटा से स्टार्ट होते हुए निकलता है डोबरा चाटी होते हुए, फिर घूमता हुआ मदने की, घनसाली वगैरह, वापस टिपरी होते हुए, वापस बाग बाटा कोटी कॉलोनी होते हुए बाग बाटा को जोड़ता है। तो ये फेजेस वाइज क्यों डेवलपमेंट हो रहा है? फेसेस वाइज अगर, क्योंकि देखो वहाँ पे ना लोगों को आवाजाही में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, अगर पूरा ही डेवलप करने लग जाएंगे तो आवाजाही में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए फेसेस वाइज फेज़ 1 आपका बागबाटा से डोबरा चाटी, फेज़ 2 डोबरा चाटी से फिर आगे मदनेगी तक, फिर फेज़ 3 पूरा कंपाइल करते हुए तो यहाँ तक आएगा। तो मुझे तो लग रहा है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ईजी हो जाएगी कनेक्टिविटी, तो प्राइसिंग कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको लैंड के प्राइसिंग को मीट करना शुरू कर दे एक हिल, या अगर मैं लेक व्यू प्रॉपर्टीज की बात आज हम 2 जून 2026 में बैठे हुए हैं। राइट। मैं आपको अगर 3 से 4 साल का विज़न आपको बताऊं, 3 से 4 साल में ये नैनीताल को बीट कर देगा या किसी भी हिल स्टेशन को बीट कर देगा। अभी हम देखो, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये चीज़ें, तो आज से 4 साल बाद जब हम बात करेंगे तो मैं कहता हूँ अगर बीट भी नहीं करेगा तो ये नैनीताल वाला सेम प्राइस होगा। तो ये मैं ऑफिशियली पब्लिकली अनाउंस करा है। क्या बात है, तो बड़ी बात है। यस, जो आपका नैनीताल का रेट बीट करेगा, नहीं तो नैनीताल या मंसूरी वाला रेट आपका ये टैली करेगा। अच्छा जी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन की। हमने गवर्नमेंट प्लानिंग के बारे में बात करी है। सो प्रोजेक्ट लोकेशन में सबसे पहले मेरा एक जो सवाल है आपसे, कि गवर्नमेंट ने जो पैसा इतना लगा रही, जो प्लानिंग कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, तो आपका प्रोजेक्ट उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से कितना दूर है? हमारा प्रोजेक्ट उस इंफ्रास्ट्रक्चर से 20 मीटर बिल्कुल लगा हुआ है। 20 मीटर मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक? यस, हमारा बिल्कुल रिंग रोड, जहाँ तक गवर्नमेंट की रिंग रोड मार्क है, उसके बाद ऊपर हमारा ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। क्योंकि दिल्ली से कनेक्टिविटी होते होते, एक्सप्रेसवे से होते होते हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। यस। तो मैं इसलिए, मेरा सवाल इसलिए था कि रिंग रोड से जब आपके प्रोजेक्ट में आए तो क्या ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि हिल्स में ज़्यादातर छोटी छोटी गलियाँ होती हैं तो वहाँ स्टक हो जाए? इसमें क्या है, हमारी मल्टीपल कनेक्टिविटीज़ है। तो अभी हमारी, अगर आप ऊपर ओखला विलेज से आएंगे तो वहाँ से भी हमारी कनेक्टिविटी है। अगर आप रिंग रोड से ऊपर जो आपका वो जिवाली मोटर मार्ग बनाया, उससे भी हमारी कनेक्टिविटी है, और रिंग रोड से भी हमारी कनेक्टिविटी है। तो हमारी मल्टीपल कनेक्टिविटीज़ हैं। हम रिंग रोड के बिल्कुल रिंग रोड पे ही लगे हुए हैं, हम वेरी टू क्लोज रिंग रोड। एंड व्हाई डिड यू चूज दिस लोकेशन? ये सिर्फ रिंग रोड की वजह से या व्यू की वजह से आपने यही क्यों चूज़ करा? ये चूज़ इसलिए करा क्योंकि इतनी बड़ी लैंड एक्विजिशन ना और एरियाज़ में काफ़ी टफ था, मिल भी नहीं पा रहे थे इतने पैचेस। और ये इट्स वेरी टू नियर आपका डोबरा चाटी ब्रिज, जो ऑलरेडी एक लैंडमार्क है, और वहाँ पे आपका रिंग रोड भी कनेक्टिविटी है। और ये क्या है, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, मिनी मालदीव्स, तो मिनी मालदीव फेसिंग है, तो पूरा फ्लोटिंग कॉटेज फेसिंग्स है। तो कहते हैं ना, जो लैंडमार्क्स है उन्हीं के आसपास अगर लैंडमार्क और बने तो ज़्यादा बेहतर होता है। सो आपने बोला कि ये प्लॉट जो है, जो लोकेशन है, यहाँ से डोबरा चांटी का व्यू दिखता है। यस। और फ्लोटिंग विलास बिल्कुल यहाँ से दिखता है। बिल्कुल। लेक तो है ही, पहाड़ तो है ही। बिल्कुल। और आपने अभी तक टिहरी डैम के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि टिहरी डैम पे मैं आऊँगा। इसका कारण ये है कि क्योंकि पीछे से जो बहती हुई नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनका संगम है, और उस डैम का क्या बड़ा रोल प्ले होता है आपके प्रोजेक्ट के जो साथ में है? मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। जो अंकित जी, हमारा टिहरी डैम जो है 260 मीटर की ऊंचाई वाला डैम है, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम है। और अगर हम इसका वर्ल्ड में कंपैरिजन करें, वर्ल्ड में 10 से 15 डैमों के बीच में हमारा ये आता है, टॉलेस्ट डैम में। यस। तो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम है। उसके बाद 260 मीटर की ऊंचाई, तो वो डैम है इसमें। और आपका जो है, आपका भगीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है, ठीक है। उसके बाद ये नदी जाती है देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। Right. उसके बाद बनती है गंगा जी, जो हरिद्वार में मिलती है। राइट। तो आपका इस तरीके से सोचो ना, गंगा जी के ऊपर अलकनंदा, और अलकनंदा भगीरथी, फिर वहाँ भगीरथी और भिलंगना। तो मतलब आप सोचिए, जो डायरेक्ट शिव जी की जटाओं से चीज़ें नदियाँ आ रही हैं, उस नदी का व्यू मिलता है हमें। बिल्कुल। उन नदियों का, 2 नदियों का जो वो पानी है पूरा, वही आपको मिलता है, और एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। अच्छा जी। आप बिल्कुल जाओगे वहाँ पे, आपको
मालदीव भी अगर आप गए हो तो मालदीव वाला फील तो आएगा ही आएगा, उससे बेटर फील आएगा आपको अगर आप वो देखोगे। बिल्कुल उसी तरीके की सफाई, हवा, पानी उसी बिल्कुल तरीके का बिल्कुल निकल बिल्कुल के। उसी तरीके। ये तो हो गई लोकेशन की बात। मैं आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे नए व्यूज़ होंगे जी। जो कि नहीं जानते पहाड़ों में क्या चीज़ें होती है। क्योंकि मेरा मेन एजेंडा क्या होता है, आप तो अपनी चीज़ें बता ही रहे हो, एक एजुकेशन इज़ द मोस्ट 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 प्रायोरिटी होती है मेरे पॉडकास्ट से, कि हर एक बंदे को बिल्कुल ए से लेकर जेड तक पता होना चाहिए। बिल्कुल। और ये हम हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं अप्रूवल्स की। जी। एक प्लॉट खरीदने के लिए उत्तराखंड में, स्पेसिफिकली टिहरी की बात कर लेते हैं, कौन कौन से अप्रूवल्स हैं जो उसको चाहिए होते हैं, और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं जो आपके पास हैं? हमारे पास जो आपका सबसे पहले वहाँ पे अथॉरिटीज़ जो होती हैं, अथॉरिटीज़ के अप्रूवल चाहिए होते हैं। तो जिसमें जिला पंचायत अप्रूवल हमारे पास है, नक्शा हमारा जिला पंचायत से पास है जी। उसके बाद क्या आपको एनओसीज चाहिए होती है, पीडब्ल्यूडी चाहिए होती है, जल संस्थान चाहिए होती है, पर्यावरण चाहिए होती है, फायर की चाहिए होती है। तो ये सारी एनओसीज भी हमारे पास है। राइट। ठीक है। उसके बाद जब आप अपना नक्शा बनाते हैं तो आपका नक्शा भी पास करना होता है, जिसमें आपका जिला पंचायत में आपका नक्शा जाता है, वहाँ से पास होके आपका नक्शा मिलता है। तो ऑलरेडी हमने करवा रखे हैं, नक्शे भी पास करवा रखे हैं। तो यही सारी अप्रूवल चाहिए होती है, वो हमने ऑलरेडी सब करी हुई है। सो आप कह रहे हो जिला पंचायत, जी, जिला पंचायत से नक्शा पास। क्षेत्र पंचायत बताया आपने। हाँ, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत वगैरह होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं वहाँ ग्राम के। पंचायत हो गया। हाँ, तो वो ऑलरेडी सब हमारे पास है। पीडब्ल्यूडी बोला आपने। पीडब्ल्यूडी की एनओसी हमारे पास है, जल संस्थान की एनओसी हमारे पास है, आपका बिजली की हमारे पास एनओसीज है, पर्यावरण की हमारे पास एनओसीज है, और आपका ये सब एनओसीज हमारे पास है। ठीक है। ये बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं टू गेट योर रजिस्ट्री डन फॉर द प्लॉट्स। यस। सो आज उसमें क्या, अब रजिस्ट्री में क्या होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जब आप लैंड एक्विजिशन करते हो तो एग्रीकल्चर लैंड होती है। तो हम एग्रीकल्चर लैंड करने के बाद आप रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री के 45 डेज बाद आपका मोटेशन होता है। मोटेशन होने के बाद उसे नॉन एग्रीकल्चर करने के लिए 143 करते हैं। तो हमने पूरी लैंड 143 है हमारी। अच्छा, आपकी 143 है ऑलरेडी डन है हमारी। ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है, आई थिंक Yes. 143 तो। राइट। आपका प्रोजेक्ट जो है डोबरा चांटी ब्रिज, जो जी। बहुत ब्यूटीफुली मैंने अभी वीडियो में भी दिखाया था, सो कितना दूर है वहाँ से? आई थिंक रात को लाइट शोज देखने आते हैं लोग। जी, वहाँ पे क्या है, डोबरा चाटी में रात को लाइट्स, लेजर लाइट शोज वगैरह, मतलब लाइटिंग्स, डिफरेंट कलर लाइटिंग्स चलती है, तो काफ़ी लोग वगैरह आते हैं उसे देखने। राइट। और उसके अलावा क्या है, डोबरा चाटी से अगर आप कंपेयर करेंगे, आपका 4 to 5 मिनट डिस्टेंस में हमारी लोकेशन है, जो बिल्कुल इट्स वेरी क्लोज टू डोबरा चाटी। क्या ये सेफ है? क्योंकि हिल्स के अंदर आज पहाड़ों में ज़मीन लेके एक डेवलपमेंट करना, ठीक है, एक कस्टमर के लिए तो है क्योंकि वो एक प्लॉट ले रहा है, बट आप ऐसे 150 प्लॉट बना रहे हो, एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, और जितना मेहनत आप सुबह शाम रात करते हो, मैंने देखा है कितने चक्कर आपके लगते हैं। तो आपको लगता है कि जब आपने इनिशिएटिव लिया था, सबसे पहले दिमाग में आया था क्या ये सेफ़ है? क्या यहाँ पे कल को कोई इशू तो नहीं आएगा? क्या यहाँ पे स्लाइडिंग की दिक्कत तो नहीं होगी? क्या बारिशों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अब देखो अंकित जी, क्या है, जो भी आदमी करता है, सबसे पहले ना आदमी की नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो नीयत साफ़ है, और वो तो मैंने आपको बताया ना, मेरा क्षेत्र है, मेरे फादर का नाम जुड़ा है वहाँ से। तो जो भी चीज़ करनी थी बहुत ही मजबूती से करनी थी और बहुत अच्छी करनी थी। तो ये लोकेशन थी, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। और देखो लैंडस्लाइड का क्या है, लैंडस्लाइड तो तब होता है जब आप कंस्ट्रक्शन अच्छी ना करो। कंस्ट्रक्शन ही आप वन ऑफ द बेस्ट करोगे, जिसमें हम तो अपना जो प्लानिंग भी हमारी, सीमेंट भी हम 43 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग 33 ग्रेड सीमेंट यूज़ करते हैं। अच्छा। और जो आपका सरिया वगैरह भी हम 16 mm, 18 mm, 20-22 mm के सरिया यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा सब कुछ आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। और आप देखो ना, वहाँ पे टिहरी डैम बना हुआ है, तो मतलब टिहरी डैम जब बना हुआ है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी वर्किंग करी है, काफ़ी चीज़ें बनाई हुई है। राइट। तो हम भी जो क्या है, मेन आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैटर करता है। आप अच्छी क्वालिटी, अच्छा इन्वेस्ट करोगे तो आपकी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बिल्कुल। क्वालिटी के साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लैंड स्लाइडिंग जोन में आता है या नहीं आता? नहीं, ये लैंड स्लाइडिंग जोन में नहीं आता। लैंड स्लाइडिंग जोन में नहीं आता है जी। अच्छा, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि बारिशें भी होती हैं वहाँ पे, स्नो भी होती है, राइट, और जिस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रखा है, तो ऑब्वियसली आपको जो ये अप्रूवल्स ले रहे हो, ये अप्रूवल्स गवर्नमेंट तभी देगी जब सारी लैंड टाइटल क्लियर होती है, जब टाइटल क्लियर होगा, और सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, उसका भी वन ऑफ द अप्रूवल आपने लिया है, ठीक है। नाउ जंप टू द प्रोडक्ट डिटेल्स। अब सीधा प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। ये तो होगी लोकेशन की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, जो हो सकता है वन ऑफ द रीज़न, तो मैं आपसे, आप एड्रेस करिएगा इसको, प्लॉट वर्सेस नाली। आज वहाँ पे नाली चलती है,
Right. सो कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि यार मैं अगर प्लॉट ही क्यों लूँ इस रेजिडेंशियल के अंदर, मैं एक ज़मीन का टुकड़ा क्यों नहीं ले लेता? तो क्या अगर वो ले लेता है तो उसको एडवांटेज है एज एन इन्वेस्टर? देखो मैं आपको बताता हूँ, आप ना ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हर जगह ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। आपका क्या है, आप नाली लोगे, नाली आपको 15 से 20 लाख रुपए का नाली मिलती है। बट क्या है, जो हम प्लॉटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं वर्सेस नाली में, ना तो आपको गेटेड सिक्योरिटीज़ मिलेगी, सेफ्टीज़ मिलेंगी, ना आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी। जो एमिनिटीज़ मैं बना रहा हूँ, आपका स्विमिंग पूल बना रहा हूँ, क्लब हाउस बना रहा हूँ, आपका बैंकेट हॉल है, इसके अंदर रेस्टोरेंट है, कैफ़ेज़ हैं, तो वो आपको नाली में नहीं मिलेगी। और दूसरा, नाली के अंदर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप एक नाली लोगे तो आपको उसके अंदर चौकीदार रखना पड़ेगा। चौकीदार भी 2 शिफ्टों में होता है, आपका 12-12 घंटे की शिफ्ट का, तो वो कॉस्ट आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जो हम चीज़ें बना रहे हैं, वेस्टेज आपका 30 to 40% वेस्टेज आता है, वो आप कंपेयर कर लीजिएगा। जो लग्जरी रिजॉर्ट वाला फील हमारे उसमें आपको टाउनशिप में आएगा, वो वहाँ पे नहीं आएगा। गोल्फ कार्ट मूवमेंट हमारे उस पर है, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरा गोल्फ कार्ट मूवमेंट्स है, तो यहाँ आपका गोल्फ कार्ट नहीं होगा। तो कोई भी कभी भी आपको, मतलब यू आर नॉट सेफ ऑन दैट साइड। तो यहाँ पे क्या, आप सेफ़ हैं, आप सिक्योर हैं, आपके बच्चे आराम से खेल सकते हैं अंदर, आपको सारी फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पे मिल रही है, सारी एमिनिटीज़ आपको डोर स्टेप पे मिल रही है। तो डिफरेंस तो आप देखो ना, मैंने आपको इतने डिफरेंसेस गिनवा दिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोकल नॉर्मल, आप किसी भी आपका सेक्टर में और लाल डोरे में प्लॉट लेते हैं तो आप रेट कंपेयर कर लीजिए ना। बिल्कुल, सिंपल। क्योंकि आउट स्टेशन से जितने भी मैक्सिमम लोग वही होंगे जो बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको सबसे बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी का। सबको सेफ्टी तो सिक्योरिटी चाहिए। आपको लगता है, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा मिथ है, एक एक्स लोकेशन है जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स बेच रहे थे, तो मुझे यही थक गया था मैं लोगों को बताते हुए कि डोंट गो फॉर अ लोकल लैंड, जहाँ पे आपको, लेकिन लोकल लैंड आपको सस्ती दिखेगी ज़रूर, बट आपको ये आप भूल जाते हो कि उसमें वेस्टेज भी होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीरी अभी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। और दूसरा क्या होता है, आप 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा लगा के नहीं बैठे हो सकते। आपको ये डर हमेशा रहेगा कि मैं अगर 5 साल तक नहीं गया तो एटलीस्ट गेटेड सोसाइटी में कोई मेंटेन तो कर रहा है। Yes. अब वहाँ पे किसी ने खेती कर ली तो आप खुद देखिए ना, आप अगर 5 साल तक नहीं जाएंगे तो 5 साल बाद आप अपनी नाली खुद ही नहीं पहचान पाएंगे कहाँ पे थी, क्या है। तो ये एक फैक्टर है। इतनी झाड़ियाँ होंगी, इतने आपके पेड़ पौधे मतलब बड़ी हो जाएगी, आप पहचान नहीं पाओगे कि आपने कहाँ ली थी, क्या है। बट यहाँ पे क्या है, वी प्रोवाइड यू सेफ्टी सिक्योरिटी, उसके बाद ऑल एमिनिटीज़। तो आप देखो, आप अपने ही सोसाइटी में बैठ के अपने लिए फूड ऑर्डर्स कर रहे हो, अपने कैफ़ेज़ ऑर्डर कर रहे हो, कॉन्शियस सर्विसेज आप ऐड कर रहे हो, अपने गोल्फ कार्ट से मूवमेंट्स हो रही है, बच्चों के साथ आप पीसली घूम पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मिलना इट्स नॉट पॉसिबल। समय के हिसाब से मुझे लगता है सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. आज एनसीआर में जो ये ब्रांडेड रेजिडेंसेस चलती हैं, ठीक है, ये इसलिए डिमांडिंग ज़्यादा हो गई क्योंकि लोग अब ब्लिंकिट जोमेटो की तरह घर बैठे सर्विसेज चाहते हैं। राइट। सो मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि यार सर्विसेज दे, 2 पैसा ऊपर दे दें, बट जो मेहनत, जो स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को हायर करके और जो डेवलपर लेके आ रहा है, शायद मैं खुद नहीं उस चीज़ को बना पाऊँगा। बिल्कुल सही कह रहे हो अंकित। आप क्या है, हर चीज़ में सर्विसेज मैटर करती है। तो आज की डेट में सर्विसेज की ही कॉस्ट है। तो जो हमारी सर्विसेज आपका, उसमें आप देखोगे ना, सर्विसेज और एमिनिटीज़ वो कंपेयर करके वो आपको एक आम नाली में नहीं मिल पाएगी। तो नॉर्मल आप नाली लेने के बाद भी आप चीज़ें, सेफ्टी सिक्योरिटीज़, एमिनिटीज़, वो सब नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे उस चीज़ का? कितना अप्रिशिएशन आएगा वो आपका? 10%, 20%, इससे ज़्यादा तो अप्रिशिएशन ही नहीं आ पाएगा उसमें। बट चीज़ें, अप्रिशिएशन तब आता है ना जब चीज़ें डेवलप्ड हो। जब डेवलप्ड ही नहीं होगा तो ज़मीन ही रहेगी ना। तो किस कॉन्सेप्ट में बना रहे हो? आर यू सेलिंग अ प्लॉट टू अ इन्वेस्टर, यू आर मेकिंग अ रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट, या आप एक एयरबीएनबी टाइप बनाना चाहते हो? क्या बना रहे हो? हम इसे एक रिजॉर्ट कंसेप्ट में बना रहे हैं, जिसमें आपका क्या है, हमारे 2 फेजेस है। 1 फेज जो हमारा फेज़ 1 है वो प्लॉटेड डेवलपमेंट है, फेज़ 2 हमारा जो विला डेवलप्ड है। मैं इसी पे आने वाला था, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था आपने प्लॉट सेल करना शुरू किया था, उसके बाद फिर आपने फेज़ 2 में विलास लॉन्च करे और विलास में पूरी कंस्ट्रक्शन वगैरह सब चीज़ें करके दे रहे हो। आर दीज विल बी द सेम कॉन्सेप्ट? पूरा डिज़ाइन बाहर का फसाड सेम रहेगा या अलग अलग जैसे बनाना चाहे जो अपने मनपसंद से बना सकता है? नहीं, हमने ना क्या है अपने एग्रीमेंट में मेंशन भी करा है, सबका बाहर का फसाड सेम होगा। अच्छा। अगर फसाड में कोई भी चेंजेस हुए तो वो आम कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें वो कॉलोनी कंसेप्ट रखना ही नहीं है। तो हमें ये पूरा लग्जरी रिजॉर्ट थीम पे पूरा कंसेप्ट बनाना है, जिसमें सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सबका पेंट भी सेम रहेगा, जो वाइट वॉश भी है वो सबका सेम कलर का रहेगा। राइट। तो बाहर से जो दिखे सब एक जैसा ही दिखे। राइट। आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात बोली थी कि सबसे बड़ा पेन जो इन्वेस्टर एंड यूजर्स का होता है कि यार पहाड़ों में भी या छोटी छोटी शहरों में भी जो लोग प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आते हैं, डिलेज होते हैं,
राइट। और क्योंकि पहाड़ों में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट काम है कंस्ट्रक्शन करना, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जो एक ज़मीन से एक ऊपर तक लेके जाना, हर चीज़ की कीमत होती है, कॉस्ट होती है, और बारिशों में भी प्रॉब्लम होती है। तो कितना डिफिकल्ट है और कितना ईजी बना दिया आपने इस चीज़ को? इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नॉर्मल प्लेन से वर्सेस पहाड़ का आप कंपैरिजन भी करोगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फ़र्क है। राइट। जो नॉर्मल आपका यहाँ पे लेबर्स और मिस्त्री की कॉस्ट होती है वो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है। जो नॉर्मल आपकी मटेरियल कॉस्ट यहाँ होती है वो ऑलरेडी वहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि आपका ले जाके वहाँ छोड़ के फिर साइट पे पहुँचना, तो उसमें भी लेबर कॉस्ट वगैरह जाती है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू प्लेन से महंगी है पहाड़ों में। और कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस भी आते हैं। अभी रेनी सीज़न आ जाएगा, 2 से 2.5 महीने तो कुछ कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है, तो रेनी सीज़न आने में तो ये भी चैलेंजेस आते हैं। और उसके बाद क्या, सबसे अच्छी चीज़ जो है वहाँ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, तो जो हमें लेबर्स वगैरह भी मिलती है वो काफ़ी मतलब मेहनती वगैरह होती है। जो मेरा सवाल आपसे एक है जो मैं दोबारा से पूछता हूँ, पोजीशन से रिलेटेड। जी, जो पोजीशन टाइमिंग आप कमिट कर रहे हो, क्या उस टाइमिंग के अंदर आप वो पोजीशन हैंड ओवर कर दोगे प्लॉटेड, या विलास के अलग है? आई थिंक फेज़ 2 का, फेज़ 1 का प्लॉट का अलग है। जी, हम जो टाइम कमिट कर रहे हैं हम उससे पहले ही डिलीवर कर देंगे। कर दोगे? यस। साथ ही में जो क्लब हाउस वगैरह बना रहे हो, तो प्लॉट जब आप डिलीवर करोगे तो क्या जो क्लब होंगे उसमें समय लगेगा? नहीं, क्लब हाउस भी हमारा जो है, देखो अंकित जी क्या होता है, जो पूरे प्रोजेक्ट का काम एक टाइम पे चलेगा। जब कंस्ट्रक्शन की आप शुरुआत करते हो तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको इंटरनल रोड्स काटनी पड़ती है। राइट। जो सबसे पहले कच्ची रोड होगी वो तो हमारी पूरे प्रोजेक्ट की बनेगी। तो पूरे प्रोजेक्ट में, ताकि आपके जो हमारी मशीन्स हैं, जो हमारे और इक्विपमेंट्स हैं, उनकी आवाजाही इजीली हो जाए। तो पूरा जब प्लान करने के बाद कंस्ट्रक्शन तब स्टार्ट होगा और सबका पैरेलली कंस्ट्रक्शन चलेगा। विलास में 6-8 महीने 1 साल आगे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सबके स्ट्रक्चर्स वगैरह बनने हैं। उसके बाद प्लॉट्स जो हैं, प्लॉट्स में भी आप देखो मैक्सिमम लोगों ने हमें बोला है कि आप ही हमें कंस्ट्रक्शन करके दो। तो हमारी कोशिश है, हम पोजीशन पे सैंपल भी बना के रखेंगे, 2-3 विलास के सैंपल जो X स्क्वायर फीट कॉस्ट के होंगे। तो वो जो हमारे क्लाइंट्स हैं वही चूज़ करके हमें बता देंगे कि हमें ये चाहिए, इस टाइप का चाहिए, तो ये आप ही बना के दे दो। तो वो भी हम करके देंगे चीज़ें लोगों को। आपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में बॉलीवुड का बहुत बड़ा सिंगर है जुबिन नौटियाल, आज कौन नहीं जानता, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, आपके साथ कोलैब करा है, टाई अप करा है आपके प्रोजेक्ट में। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सेलिब्रिटी, मुझे लगता है, जो आपके प्रोजेक्ट में आए हैं। एंड सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। अभी रिसेंटली आई थिंक साइन करा आपने, सो उससे क्या बेनिफिट है? और जुबिन, क्योंकि जब हम अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऑन बोर्ड थे, बट जुबिन नौटियाल को ही क्यों फाइनल करा आपने? क्यों ऑन बोर्ड करा कि यार इन्हीं को ही लेके आना है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड? अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ना मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो मल्टीपल ऑप्शन थे, बट जुबिन भाई क्यों? जुबिन भाई बेसिकली एक तो ही इज़ बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर। दूसरा, उसके बाद वो जो भजन भी करते हैं, तो भजन भी करते हैं, अपने सॉन्ग्स भी करते हैं। और उसके बाद तीसरा, वो भी शिव जी के भक्त हैं। तो आपने देखा होगा, हम यहाँ शिव जी का भी स्टैचू बना रहे हैं, जो शिव जी की मूर्ति बना रहे हैं। कितनी बड़ी बना रहे हैं? आपका 60 से 80 फीट की हम शिव जी की मूर्ति बनाएंगे। 60 to 80 फीट के बीच की हम शिव जी की मूर्ति है। शिव जी की मूर्ति बनेगी, जो लैंडमार्क होगा यहाँ का। ठीक है। तो जुबेन भाई भी शिव जी को फॉलो करते, शिव जी के भक्त हैं। और जुबेन भाई का जो नेचर है, मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करा था अभी एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पे। ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मैन। मतलब इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद भी 0% एटीट्यूड। तो मैं काफ़ी लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो काफ़ी ग्रैटिट्यूड है। यस, काफ़ी ग्रैटिट्यूड, काफ़ी सिंपल, सोबर। तो मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ से मिलता रहता हूँ, तो क्या होता है कि एक मुकाम पे पहुंचने के बाद हर आदमी के अंदर थोड़ा एटीट्यूड तो आता ही है। बट जुबेन भाई से मैं मिला, रेगुलरली मिल ही रहा हूँ, और अभी एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पे भी मिला। तो मतलब ही इज़ अ वेरी वेरी सिंपल एंड सोबर पर्सन। ये देखो, तभी इतनी दुनिया उनको प्यार कहते हैं ना। यस, बिल्कुल कहते हैं आदमी जितना बड़ा हो और उतना शांत हो, तो वो। और उनकी मतलब मेरे को वाइफ्स मैच हुई हमारी, और ही इज़ द परफेक्ट मैन फॉर द आवर प्रोजेक्ट। तो मैंने बिना सोचे समझे, दिमाग लगाए, उन्हें डील हमारी साइन हुई। और अंकल से, जुबेन भाई के फादर, उनका भी बहुत अच्छा नेचर है। अच्छा। मतलब ही इज़ अ सेम लाइक फैमिली फॉर मी। तो हम मतलब कई बार आए, अंकल ऑफिस भी आए, मिलना जुलना हुआ, तो वो भी बहुत सिंपल सोबर्स। कहते हैं ना, जो बड़े होते हैं उनके संस्कार बच्चों में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने तो मतलब जुबेन भाई का नेचर और जो उनका मतलब बिल्कुल सिंपलिसिटी, उनके चेहरे पे जो मतलब
मतलब प्यार और ये सब चीज़ें दिखी, तो भाई मतलब आई एम द फैन ऑफ जुबेन भाई की मैं सबको सजेस्ट करूंगा। जब हम अभी सक्सेस पार्टी भी करेंगे, जुबेन भाई को बुलाएंगे, बिल्कुल उनके पास समय होगा और वो आएंगे भी, तो हम अपने सभी जितने हमारे क्लाइंट्स वगैरह उनको भी इनवाइट करेंगे। क्या वहाँ। बात है। तो इंट्रोडक्शंस करवाएंगे। तो मतलब आप कह रहे हो जो रजिस्ट्री होगी उनके हाथ से दिलवाओगे आप? यस, रजिस्ट्री और एक सक्सेस पार्टी करेंगे अभी। हाँ। 2-3 महीने के अंदर अभी सब होते ही चीज़ें, एक सक्सेस पार्टी करेंगे। देखो प्यार तो पूरी दुनिया करती है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके गाने सुनता हूँ, और यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई थिंक लास्ट मंथ शायद वो पूरी टीम गई थी उनकी विजिट करने, क्योंकि जब भी कोई बड़े सेलिब्रिटी आते हैं तो पीछे की पूरी बैकग्राउंड, क्रेडिबिलिटी, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट उठा के कोई भी साइन कर लेगा। सो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। सो दोनों मिलके इसी तरीके से चीज़ें रिलेशन। हमें काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रहा था, उनकी टीम भी हमारी टीम भी काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रही है, तो 7 महीने बाद जाके डील क्लोज हुई, हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ आफ्टर 7 मंथ्स। क्योंकि 7 महीने में क्या देखा जाता है? 7 महीने में एक तो कंस्ट्रक्शन के अपडेट्स देखे जाते हैं, किस तरीके, किस इंटेंट से आप काम कर रहे हो, बिकॉज प्रकाश भाई रिलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट हर चीज़ रिलेशन नहीं होती, बिजनेस इज इक्वली इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, तो दोनों चीज़ें बैलेंस चलती हैं, तभी एक बड़ा आदमी आके प्रोजेक्ट के साथ टाइप करता है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑल्सो। हाँ, और इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, आज मेरे को बड़ी खुशी से और फ़ख्र से बोल रहा हूँ कि जुबेन भाई भी ही इज़ द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी टिरियाना के, ही इज़ द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, तो वो भी मतलब सभी लोगों के बीच में वहाँ आपको फ्यूचर में दिखेंगे। बट ठीक है, देखो ये एक सबसे बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई इन्वेस्टर आपके प्रोजेक्ट पे खरीदता है तो वो कह सकता है माय नेबर इज़ जुबिन नौटियाल, और एक विला उनका है तो हो सकता है वीकेंड पे भी नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली आए, क्योंकि द क्लास यू आर मेकिंग इज़ अ वेरी वेरी नाइस बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटीज़ यू आर गिविंग। अच्छा, इम्यूनिटी से याद आया, क्लब के अलावा आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हो? और शिव मूर्ति का भी आपने बताया, यू मेंशन कि लैंडमार्क रहेगा वहाँ का, तो क्या जो डोबरा चांटी ब्रिज या जो फ्लोटिंग विलाज हैं, जहाँ वाटर स्पोर्ट्स हो गए, वहाँ से आपका जो साइट है वहाँ से शिव मूर्ति दिखेगी? आप अंकित जी, जब आप एंटर करेंगे चंबा से या किसी भी कोने से, तो वो मूर्ति शिव जी भगवान की आपको हर कोने से दिखेगी। अच्छा, अगर आप डोबरा चांटी से, फ्लोटिंग से, मैं तो आपको और दूर दूर से कह रहा हूँ, वहाँ से भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको मतलब प्राउड फील, हमें ही प्राउड फील होगा, आपको भी प्राउड फील होगा कि यार हम उस टाइम पे बात कर रहे थे और आज ये डिलीवर है चीज़ें। आपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करी कि जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है उससे मैं 10 गुना ज़्यादा बेटर बना रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट दिस प्रोजेक्ट टू बी एक यादगार रहे ये प्रोजेक्ट। इसके अलावा FAR क्या है? व्हाट इज़ ए कंस्ट्रक्शन FAR? वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन FAR 31 मीटर्स की है, आप 31 मीटर तक हाइट पे बना सकते हैं अगर वो प्लॉट ले रहा है। यस, बट हमने क्या रखा है वहाँ पे, आपका डबल स्टोरी का ही कंसेप्ट रखा है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, क्योंकि सबके स्ट्रक्चर भी सेम होने हैं, तो आपका नॉमिनल अच्छा खासा 3 BHK बन के आता है, प्रॉपर लेविश 1800 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत अच्छा लेआउट्स वगैरह है हमारे, तो सब हमारे ऑलरेडी फाइनलाइज हुए हुए हैं और पास है। तो प्लॉट्स, जब काफ़ी सारे प्लॉट्स होते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि पहले वाले सबसे ज़्यादा बिक जाते हैं क्योंकि उसका व्यू लेक की तरफ होता है, पीछे वालों को लेक दिखता ही नहीं है, तो इसलिए वो सेम प्राइस पे फिर बाद में रीसेल में इश्यूज आते हैं, चैलेंज आते हैं। तो क्या यही प्रोजेक्ट में यही कॉन्सेप्ट बनाया आपने? नहीं, यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट आपको आएगी नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे ना आप अगर देखोगे स्टेप वाइज है, तो स्टेप वाइज में हर किसी के लिए व्यू है। अच्छा, आप हमारे लेआउट्स अगर उठा के देखेंगे, फ्लोर प्लान उठा के देखेंगे, तो सबको व्यू है, ग्राउंड फ्लोर वाले को भी व्यू है, फर्स्ट फ्लोर वाले को भी व्यू है, जैसे थिएटर्स में होता है। यस, तो प्रॉपर आप देखोगे जहाँ पे हिल्स पे ना सीढ़ीदार स्टेप्स होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी अगर आप न्यू टिहरी भी देखोगे तो इस स्टेप्स में डेवलप्ड है, क्योंकि प्लान सिटी है, तो हमने भी प्रोजेक्ट प्लान करा है कि हर एक आदमी को व्यू आए। राइट, हाँ, तो इस हिसाब से पूरा प्लान करा हुआ है। हमारे आर्किटेक्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट, तो उन्होंने पूरी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज और प्लान करी है, ऑन पेपर सब बढ़िया से करा हुआ है। सो अभी भी जितने इन्वेस्टर्स, व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द रेंटल के बारे में आप बताएंगे, प्राइसिंग, पेमेंट प्लान के बारे में। सो रेंटल के बारे में आपका क्या कहना है कि अगर एक प्लॉट लेगा, कल को उसमें विला बनाता है या बना बनाया विला लेता है आपसे, सो क्या रेंटल एक्सपेक्ट कर सकता है जो कि एक अपने शहर में ना इन्वेस्टमेंट करके, एक सेकंड होम तो है ही, बट इसके अलावा अगर सेकंड होम बाद में डिसाइड कर रहा है और आज उसको रेंटल चाहिए हो तो? मैं इस क्वेश्चन को एकदम उल्टा कर देता हूँ। राइट, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप अभी कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं, आपका गुड़गांव भी प्रॉपर्टी है? हाँ जी।
तो गुड़गांव में आपकी प्रॉपर्टी में अगर आप रेंट पे देते हो तो कितना रेंट आता है? 3 BHK नथिंग लेस देन 50 to 55,000 55,000। हाँ जी। आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट क्या है? समवेयर अराउंड 3 CR। 3 CR। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कितना परसेंट हो गए आप। तो मुश्किल से मुश्किल जो मैंने आप देखिए स्टैटिकली बात करते हैं, आपका रेजिडेंशियल का जो आपका रिटर्न होता है 1 से 2% का रेंटल होता है। राइट। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2, और अगर किसी अदर सिटी में चले जाएं जो बहुत ही एबनॉर्मल है तो 3-4%, पर रेजिडेंशियल में कभी भी 2% से ज़्यादा रेंटल होता नहीं। हाँ। तो अगर आप हमारी यहाँ की बात करेंगे तो आपका, मैं तो कह रहा हूँ, फ्लोटिंग कॉटेज 25,000 रुपीज़ इन अ डे है। तो मैं कह ही नहीं रहा, चलो वो फ्लोटिंग कॉटेज छोड़ दो। अगर आपका नॉर्मल 30 डेज़ में कैलकुलेशन करते हैं, 15 दिन आपका वो है, 15 दिन में से आपका, मैं कहता हूँ 10 दिन आपका स्टे रखते हैं वहाँ पे। कोई हमारी थर्ड कंपनी से बात चली है जो मैनेजर मेंटेनेंस करेंगे, तो 10 दिन चढ़ता है। राइट। ठीक है, 10 दिन में मैं आपसे कहता हूँ एक दिन का 3 BHK का रेंटल कितना होना चाहिए? 10,000 रुपये मिनिमम। राइट। मिनिमम मान के चलते हैं ना, किसी को मैक्सिमम देना ही नहीं है, मिनिमम 10,000 रुपये। 10,000 इंटू आप 10 डेज़ करिए, लाख रुपए हो गए। लाख रुपये हो गया। तो आप रिटर्न देख लीजिए ना, आपका 9 से 10% का रेंटल हो गया। अभी हम लोअर साइड ले रहे हैं। लोअर साइड, नेगेटिव साइड, बिल्कुल कम से कम लिया मैंने नहीं जोड़ा कि मेरा 15 दिन चढ़ा, 20 दिन चढ़ा, 25 दिन चढ़ा, 10 डेज ओनली। देखो, इस चीज़ को मैं बाय इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे पर डे के हिसाब से चढ़ता है। आज मेरा घर मैं पर डे के हिसाब से नहीं चढ़ा सकता। राइट। बट मैं कह रहा हूँ आपका पर डे के हिसाब से नहीं, आपका पर डे से नहीं, मैं आपको रेंटल बताया, आपकी भी जो लीज होगी वो भी 3 आप ईयर्स सही कह रहे हो कि एट द एंड जो मुझे रिटर्न आएगा उससे इम्पोर्टेंट है। हाँ, यस। हाँ। तो आपका 8 to 10% का रिटर्न है। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ तो कमर्शियल में भी 8 to 10% का रिटर्न नहीं है। सो इसका मतलब आप कह रहे हो कि 10%, 9 से 10% के आसपास रेंटल यील्ड आपका आ सकती है। यस, हेंस, और उस हिसाब से प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी। बिल्कुल, क्या बात है। और अभी तो बहुत अच्छा रिटर्न है। यस, वी आर द फर्स्ट की जो वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं चीज़ें। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है हमारी। प्राइस ऑलरेडी बहुत आपको नॉर्मल प्राइस में मिल रही है चीज़ें। अच्छा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा डोमिनेट करता है मार्केट को, क्योंकि जो चैलेंजेस आपने देखे होंगे जिसको आपने रेक्टिफाई करे, चीज़ें देखी, वो अब डेवलपर्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली डेवलपर्स जो आ रहे हैं, एक नोएडा का भी बहुत बड़ा डेवलपर है जो वहाँ पे अपनी लैंड ले चुका है, और वो दे आर कमिंग अप विद हायर प्राइस। उसका कारण वही आपने बताया कि फार्मर से ज़मीन महंगी ली बिकॉज गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ों पर पैसा और काम स्टार्ट कर दिया। तो जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा निकलेगा। बिल्कुल। तो ये एक सबसे बड़ा चीज़ है। इस प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कैसे ध्यान रखा है आपने? आपका 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होगा और 24 आवर वाटर बैकअप होगा पूरा। ये सारी चीज़ें आप, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह सब हमारे ऑलरेडी है। तभी तो मैंने आपको बताया था ना, आपने नाली वर्सेस ये डिफरेंस पूछा था। तो नाली में ना आपको वाटर बैकअप मिलेगा, ना आपको पावर बैकअप मिलेगा, नो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आपको मिलेगी सारी। सो अपने इन्वेस्टर्स जो हैं वो 5 साल डाउन द लाइन क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप देखो, मैं तो नहीं कह रहा, ये आपका स्टैटिकली है। आप कोई भी P2 सिटीज़ में कोई भी प्रॉपर्टी आपने 5 साल पहले ली और आज के रेट में आप कंपेयर कर लीजिए, तो सारा सी द डिफरेंस आपका। एक रफ, जस्ट टू गिव एन आइडिया, एक रफ मान लेते हैं, लोअर साइड मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने लोअर साइड बात करी। अगर मैं 10% रिटर्न, मुझे अगर ROI आ रही है मेरे प्रोजेक्ट से, सो मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन डाउन द लाइन 5 years में, क्योंकि सरकार का तब तक कुछ डेवलपमेंट भी हो गई होगी, सरकार भी वहाँ पे डेवलप हो चुकी होगी, डिलीवर हो चुकी होगी, और आसपास का प्राइस में जब कोई आपके न्यू और चीज़ें लॉन्चेस हो रही होगी तो उस प्राइस से हम अपने प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। वो चीज़ आपका उस टाइम आपका अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, हमारी चीज़ उस टाइम डिलीवर्ड होगी, तो आप उससे भी आप प्रॉपर्टी का कॉस्ट लगा सकते हैं। आप जब तक गवर्नमेंट डिलीवर करेंगी चीज़ें और जो नए रेट पे चीज़ें बाय करेगा वो इस रेट पे तो चीज़ें लॉन्च करेगा नहीं, तो वो ऑलरेडी हाई प्राइस पे चीज़ें लॉन्च करेंगे। तो जब आप प्राइस वर्सेस प्राइस कंपेयर करोगे तो आपका भी प्राइस वही होगा ना जो नई चीज़ें लॉन्च होंगी। राइट। तो आपका, मैं जो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट लोगों का डबल हो चुका होगा चीज़ें। अच्छा जी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट उनको मिलेगा बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ जो भी सोसाइटीज आप मेरे को वगैरह। खुद ही बताइए ना, जब वहाँ पे पूरा रिंग रोड डिलीवर होगा, पूरा ऑलरेडी सारे ब्रांड्स आ चुके होंगे, काफ़ी ब्रांड एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन चल रहे होंगे, होटल्स वगैरह अच्छे बड़े होटल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे होंगे, तो वो तो प्राइस है ही नहीं ना। मैं कह रहा हूँ अंकित जी, आपको वहाँ लैंड ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, आप अगर कभी देखेंगे आपको लैंड मिलेगी नहीं। जो भी लैंड मिली, अगर आपको कुछ मिलती है तो वो आउटस्कर्ट्स में जाके मिलेंगी। हर चीज़ का एक प्रीमियम एरिया होता है ना, वो ऑलरेडी नहीं है अवेलेबल कुछ भी। तो क्या यहाँ रिटायरमेंट होम बनाना फ्रूटफुल रहेगा? बेस्ट रहेगा। आप देखिए, आपका देहरादून में एक आपका बहुत अच्छी, एक अंकल है जो हमारी वीडियो देख रहे हैं,
उनको कोई मतलब नहीं है, पैसा तो देखो बेटा बढ़ेगा, हमें पैसों से कोई मतलब ना, हमें रिटर्न चाहिए, हमें एक अच्छी लिविंग चाहिए कि आज मेरी 60 ईयर्स एज हो गई है, आज मैं अब गवर्नमेंट सर्विस से आज मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और बच्चे अपना काम कर रहे हैं, सेटल हो चुके हैं और मुझे इस हसल लाइफ में नहीं रहना, भागती हुई दौड़ती ज़िंदगी हमने 60-70 साल में देख ली। अब मुझे एक पीस लाइफ चाहिए, मैं अपनी वाइफ के साथ जाके एक अच्छी ज़िंदगी 15 दिन यहाँ रहे, 20 दिन यहाँ रहे, क्योंकि बच्चे अब ज़्यादातर हेडेक बन चुके हैं। तो आजकल यही बाहर वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है। पेरेंट्स दे वांट टू स्टे सेपरेट, अपना रहना चाहते हैं, अपना एंजॉय करना चाहते हैं, बच्चे अपना रहना चाहते हैं। सो एक डिसीजन अब हम लोग देहरादून में देखते हैं, सीनियर सिटीजन की कितने सोसाइटीज़ हैं, राइट। हमने गुड़गांव में देखा कुछ, जैसे मैक्स है और भी बड़े डेवलपर्स हैं, डीएलएफ है, जो सीनियर सिटीजन्स के अलग अलग सोसाइटीज़ प्रॉपर्टीज़ लेके आ रहे हैं, Right. पूरा टार लेके आ रहे हैं, क्योंकि डिमांड है इसलिए बिक रहा है। Yes. तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है हिल्स में भी जाएगा। हिल्स में जाएगा, बट ऑलरेडी हमारे, मैंने आपको क्या कहा, अगर किसी को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो यहाँ मिलेगा। तो अब जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, अगर वो अपना रिटायरमेंट लाइफ भी यहाँ काटना चाहते हैं तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट है, और देवभूमि है जहाँ देवों का वास होता है। तो हमारे सीनियर सिटीज़न जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी हमारे देव हैं। ये तो आपने करी, चलो सीनियर सिटीजन से बात करी, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल और ओल्ड एज फैसिलिटीज़ का क्या ध्यान रखा है आपने? क्योंकि वो जो आप रहेगा, जो अंकल रहेंगे वहाँ पे, तो उनको ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ भी चाहिए होंगी। उस चीज़ से क्या आप अब इसमें जो हमारा टाउनशिप में जो हमारा प्लान है, देखो ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, नियर अबाउट अगर आप जाओगे तो हॉस्पिटल्स वगैरह में, आपका न्यूटेरी में भी हॉस्पिटल्स पड़ता है, आपका जो आप मदनेगी लमगांव में भी आपको चीज़ें मिल जाती है। बट हमारा क्या है, सोसाइटी टाउनशिप में हम मेडिकल फैसिलिटीज़ भी रखेंगे, अपना केमिस्ट वगैरह भी रहेगा प्रॉपर। तो हमारी प्लानिंग है, एक तो हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम भी रहेगी, QRT भी रहेगी, और हम एक अपना डॉक्टर भी फॉर 24 आवर्स के लिए वहाँ पर हमारी साइट पर रहेंगे। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड आपने हर चीज़ का ध्यान रखा है। जैसे एनसीआर में जैसे सिक्योरिटी में 2 टियर 3 टियर सिक्योरिटी होती है, हर तरीके से फैसिलिटी हमारी प्रॉपर CCTVs और विद गार्ड्स वगैरह, विद क्विक रिस्पॉन्स टीम, सब कुछ रहेगा। तो प्राइसिंग से आने से पहले जी प्रकाश भाई, पेमेंट प्लान बहुत लुक्रेटिव है आपका, जो मैंने देखा ब्रोशर में भी, तो थोड़ा सा बताओ पेमेंट प्लान के बारे में, क्यों आपने इतना सहूलियत दी इस पेमेंट को लेके, इसका क्या कारण क्या है? देखो, मैं ये सहूलियत इसलिए दी क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट्स है। राइट। तो मैं चाहता हूँ जो लोग ले रहे हैं उनके भी यहाँ ड्रीम पूरे हों। तो इसीलिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी जो रखी है पेमेंट प्लान में, वो रखी है, चाहे हमारा आपका 60-20-20 हो या 50-50 हो। राइट। तो लोगों का पेमेंट ईजिली जाए, उन्हें पेन ना हो कुछ, क्योंकि यार कोई अपना ड्रीम होम बना रहा है। कितने साल में पेमेंट करनी है इसमें? जैसे 60-20-20, 60 आपका 45 डेज में चला जाता है, 20 आफ्टर 6 मंथ एंड 20 पोजीशन, 50-50 में 50 राइट नाउ, 50 ऑन द पोजीशन। राइट। तो लोगों के लिए अप्रिशिएशन, विन विन सिचुएशन दोनों ही है। आप 100 रुपीज़ की चीज़ ले रहे हैं और अभी 50 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो अप्रिशिएशन तो 100 पे मिल रहा है चीज़ों पे। तो मैं चाहता हूँ जो लोगों का, जो इसमें क्लाइंट्स हैं, जो इसके मेंबर्स बन रहे हैं, जो इसका पार्ट ऑफ लाइफ फैमिली मेंबर टाइप काइंड ऑफ बन रहे हैं, तो उनका भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट हो। अच्छा। तो उनका भी ये ड्रीम होम हो। सेकंड होम भी जो होता है ड्रीम होम होता है, फर्स्ट होम ही ड्रीम होम नहीं होता। सेकंड होम भी जो आपका हिल्स पे या आपका कहीं अदर लोकेशंस पे होता है, वो भी आपका ड्रीम होम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग, मैं अपने ड्रीम पूरे कर रहा हूँ, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो लोगों के भी साथ साथ ड्रीम पूरे हों। तो इसलिए आपको जो सहूलियत दी है पेमेंट प्लान में। क्या बात है, ये बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी बात बोली है, गोल्डन वर्ड्स हैं। एज अ डेवलपर मुझे लगता है जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो ये सुनना ज़रूर चाहता है जी, कि अगर ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है तो मैं चाहता हूँ वो इन्वेस्टर के लिए भी एक ड्रीम होम हो। क्या बात है, मज़ा आ गया। अच्छा, आपने बताया पेमेंट प्लान 60-20-20, यस। आपने बताया 50-50, यस। और तीसरा कौन सा बताया पेमेंट प्लान? डाउन पेमेंट। तो क्या डाउन पेमेंट जो आज पूरा पैसा दे रहा है तो उसको एडवांटेज प्राइसिंग में मिलेगा? बिल्कुल एडवांटेज है प्राइसिंग में। तीनों पेमेंट प्लान में प्राइसिंग का एडवांटेज है। एक XX प्राइजेस है जो आपको पूरा हमारे ब्राउचर्स और प्राइस लिस्ट में सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो सबको सहूलियत के हिसाब से सब चीज़ें अवेलेबल हैं, मिल जाएगा। अब थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दे वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली द प्राइसिंग आर। ठीक है, नोइंग द फैक्ट यू आर मेकिंग प्रीमियम, यू मेकिंग अ वेरी गुड लोकेशन, फर्स्ट क्लास सोसाइटी बना रहे हो विद द 3 tier सिक्योरिटी वगैरह एवरीथिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पेमेंट प्लान तो दे ही रहे हो, बट आप किस प्राइसिंग से, एक ब्रैकेट बता दीजिए कि इस रेट से लेकर इस रेट तक हमारा फॉल करता है। और
छोटे साइज, सबसे छोटा साइज क्या है आपके पास? 150 स्क्वायर यार्ड है, जो अभी हमारी सारी 150 स्क्वायर यार्ड यूनिट्स हैं। ओके। तो उसमें हमारा क्या पेमेंट प्लान आपका 45 लाख रुपीज़ से और 47 के बीच में चीज़ें आ जाती हैं आपका, जो 45 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। क्या इसमें सब छोटे साइज भी हैं ऐसे, अगर कोई लेना चाहे? नहीं, छोटे और नहीं है, सारा हम सिमिलर, यहाँ पे सब लोग समान है। अच्छा, सारे 150 स्क्वायर यार्ड के ऑल आर सिमिलर सेम। हाँ, ये अच्छा रहता है, क्योंकि तो being a मैं नहीं realtor चाहता- मैंने भी देखा है, जैसे हम सोसाइटीज़ में भी देखते हैं, अगर एक साइज के सिमिलर रहते हैं तो एक तरीके से वो नहीं रहता, पार्शलिटी नहीं करनी किसी में। वहाँ पे जो जा रहे हैं देवभूमि में सब समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, एक स्टैंडर्ड साइज कर दिया 150 स्क्वायर यार्ड। ऑल आर इक्वल्स। Right. तो हमारे 45 to 47 है। और जो विलास हम अभी फ्यूचर्स में लॉन्च करेंगे, तो प्री लॉन्च में हम 2.5 CR के हम विलास रखेंगे। अच्छा, 2.5। तो जो विलास बोले आपने 2.5 CR, उसको जस्टिफाई करो कि 2.5 करोड़ रुपए में क्या आप एडिशनल ऐसा डाल के दे रहे हो कि जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट करें? इसमें आपका क्या है, हम आपको फुली फर्निश्ड आपको विलास बना के दे रहे हैं, जिसमें आपका कंप्लीट विद ऑल आपका मॉड्यूलर किचन्स हो गया, आपका पूरे आपका कूलर्स की फिक्चर एंड फिट आउट्स हो गए, सारी आपका कजारिया टाइल्स वगैरह, तो पूरा आपका फुली फर्निश्ड आपको जो विलास दे रहे हैं, रेडी टू मूव। ठीक है। तो जिसमें आप आओ अपना सामान लेके एंड यू स्टे देयर। सो ऑल हाई एंड स्पेसिफिकेशंस वगैरह। और प्राइस भी इसलिए क्यों, अब हम उसे अभी लॉन्च नहीं करा, अभी आगे लॉन्च करेंगे, तब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो चुका होगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा ना, प्राइस में अप्रिशिएशन कैसे आता है, ऐसी अप्रिशिएशन आएगा, तब तक ऑलरेडी चीज़ें अप्रिशिएट हो चुकी होंगी, तो हम भी अपना फेस 2 तो चीज़ें थोड़ा एक्स प्राइस पे लाएंगे। अच्छा, बाद में करोगे, ये अभी लॉन्च होगा विलास का। तो आपको लगता है प्री लॉन्च हम जो है अभी 2.25 CR देंगे, लॉन्चिंग हम करेंगे 2.5 CR। 2.5 CR। सो कंसिडरिंग 2.25 इज द प्राइस, तो आपको लगता है जो फेज 1 में आज प्लॉट ले रहा है और वो फ्यूचर में फेज 2 देखेगा कि फेज 2 मेरे प्रोजेक्ट में लॉन्च हुआ है 2.25 में, तो उसके प्लॉट में एप्रिसिएशन मिलेगा जो 45 लाख रुपए में आ जाएगा? जैसे अप्रिशिएट हो गया ना, आप अगर कंपैरिजन करोगे, जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा तो वो भी अपना विलास स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही है। राइट। तो स्ट्रक्चर बाहर बनते ही जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, उसके बाद उसका विला भी 2.25 CR का ही है। तो ऑलरेडी फर्स्ट डे से अप्रिशिएशन है। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, वो फर्स्ट डे से ही पैसा अप्रिशिएशन है उसका। अच्छा, 200%। क्योंकि जब मैं अपनी जो फेज़ 2 है, अगर मैं वो उससे नीचे लाता तो उनका लॉस था, मैं वो चीज़ें ही लॉन्च एक्स प्राइस में कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी फेज़ 1 वालों का सबका ही फ़ायदा है। वेरी नाइस। तो लॉन्च के बाद जो स्पेसिफिकेशंस होंगी, जो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो ऑफ 2.25, तो उसके बाद आप लॉन्च करोगे, तभी आप सारी चीज़ें करोगे। जी यार, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, वेरी एक्साइटेड। तो अभी कितने % आपका बिक चुका है? अभी अब प्री लॉन्च पे ही बैठे हैं, अभी ऑप्टिंग फर्स्ट रेट, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस रेट पे स्टार्ट हुआ था और किस रेट पे मेरा इन्वेस्टर एंटर कर रहा है। अभी जो सबको आपको फर्स्ट प्राइस ही मिल रहा है जो हम दे रहे हैं, अभी इसमें कोई अप्रिशिएशन नहीं है, बट अभी हमारी आगे कुछ चीज़ आनी है, तो हम अपना प्राइस अप्रिशिएट करेंगे, जिसमें हमारे पुराने लोगों को अप्रिशिएशन मिल जाए। एक प्रोजेक्ट आपका तभी हिट और फ्लॉप होता है, फ्लॉप तब होता है अगर आपका सेम प्राइस चलता रहे और आपका उसमें क्लाइंट इन्वेस्टर एग्जिट ना हो पाए। तो हमारा जो, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप प्राइस अप्रिशिएट करेंगे। जब गवर्नमेंट की चीज़ें जो डेवलप हो रही है, तो उस पर प्राइस मैं इसमें रोकूंगा आपको। जी, एग्जिट का क्या ध्यान रखा है? हमारे इन्वेस्टर को एग्जिट कैसे मिलेगा? हमारे इन्वेस्टर्स को, मैं वही बात आपको पूरी कर रहा था कि जब क्लाइंट का अप्रिशिएशन और एग्जिट कैसे होता है, जब उसका प्राइस स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ेगा। अभी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक एक्स प्राइस है, जब वो डिलीवर हो जाएगा तो एक एक्स प्राइस होगा, फिर हमारी जो चीज़ें होंगी तो प्राइस होगा। तो ऐसे करते करते जो अप्रिशिएशन होगा, मैंने आपको कहा ना 2.25 CR, और अभी प्लॉट के रेट में आप डिफरेंस करोगे तो क्लाइंट जो हमारा इन्वेस्टर होगा, उसके एग्जिस्ट होने के जो पोजीशन पे मल्टीपल चांसेस हैं। राइट। तो ऑलरेडी चीज़ उसकी डबल हो गई, एक एक्स हो गई, तो वो अप्रिशिएशन तो है ही। तो एग्जिट भी हमने क्लाइंटों के लिए प्लान करे हुए हैं कि कौन सी स्टेज पे कैसे क्या होगा। प्रकाश भाई, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत सारे कैच होते हैं जहाँ पे ना बिल्डर ट्रांसफर होने नहीं देता। नहीं, क्या आई यू गिविंग द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर? यस, हमने फर्स्ट ट्रांसफर सबके लिए फ्री रखा है। अच्छा, फर्स्ट ट्रांसफर भी फ्री है और ट्रांसफर भी हो रहा है? यस, ट्रांसफर भी होगा और फर्स्ट ट्रांसफर सबके लिए फ्री है। आप कभी भी अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक 50% अभी दिया है जी, और पोजेशन से पहले जब 50% देना, उससे पहले अगर एग्जिट करना चाहे तो वो फर्स्ट, उसमें कोई ट्रांसफर कॉस्ट नहीं है? कोई ट्रांसफर कॉस्ट नहीं है। क्या बात है जी। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा ना इट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट। तो ये जो सबका ड्रीम होम है, तो इसके अंदर भी किसी में किसी भी तरह की बाउंडिंग नहीं है, सबके लिए फ्री हैंड है। ठीक है। प्रकाश भाई, वीडियो के एंड में जी हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आप?
मैं आपको ये कहना चाहूँगा जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपके लिए भी बेस्ट ड्रीम होम होगा। तो आप आएँ, साथ में इसमें इन्वॉल्व हों, अपना ड्रीम होम बनाएं और आप देवभूमि में आके अपना एक सपनों का घर बनाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस प्रकाश भाई। थैंक यू। सो गाइस, ये था प्रोजेक्ट जो कि लोकेशन एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आज जो टीरी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, सो आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम पूरा आपको, हमारे पास ड्रोन शॉट्स भी हैं जो हम आपको दिखाएंगे, पूरा वर्चुअल टूर कराएंगे, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस लेवल का, जिस प्रीमियम, जो ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, जो इनका आ रहा है, जो अपकमिंग आपको मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है इतना खूबसूरत व्यू कहीं दिखने को नहीं मिलेगा, और वो भी उत्तराखंड के अंदर अगर ऐसी चीज़ें मिल रही है, देवभूमि के अंदर मिल रही है, सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो एनीथिंग यू वांट टू नो, नीचे नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आपको लगता है आपकी फैमिली में कोई है जो खरीद सकता है या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है, तो उनको ज़रूर शेयर करिए। और ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। धन्यवाद।